हेलो गाइस, आज से मैं एक न्यू कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है विजिलेंट। ये सीरीज कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है और इस सीरीज की मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। ये बेसिकली एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। कहानी शुरू होती है और हमें एक कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक संगसू नाम के क्रिमिनल को देखते हैं। पता चलता है कि इस आदमी ने एक छोटे बच्चे के सामने उसकी मॉम का मर्डर कर दिया था। उसने उस लेडी को बहुत ही बेरहमी से मारा था। प्रेजेंट में हम उस लेडी के बेटे को भी देखते हैं जिसके सामने उसकी मॉम का मर्डर हो गया था। इस मर्डर को लेकर जज ये कहता है कि इस आदमी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बल्कि वो तो मेंटली बीमार है और उसने विक्टिम की फैमिली से सेटलमेंट करने की पूरी कोशिश की। पास्ट में भी इस आदमी ने बहुत सारे क्राइम किए थे। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी उसे सिर्फ 3.5 साल की सजा होती है। ये जजमेंट सुनकर उस छोटे बच्चे को बहुत गुस्सा आ जाता है। इस लड़के का नाम जियोंग होता है और बेसिकली ये हमारी कहानी का लीड कैरेक्टर है। इतना कुछ करने के बाद भी उस क्रिमिनल को जरा भी पछतावा नहीं हो रहा था। वो जाते वक्त जियोंग को चिढ़ाकर वहाँ से निकलता है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं उसने कितनी बेरहमी से जियोंग की मॉम का मर्डर किया था। उसने उन्हें तब तक मारा था जब तक वो मर नहीं जाती। इतने बड़े क्राइम के लिए इतनी छोटी सी सजा मिलना, कहीं न कहीं ये बात जियोंग के मन में बैठ गई थी। यहाँ से कहानी आ जाती है 12 साल आगे, जहाँ पर हम उसी क्रिमिनल संगसू को देखते हैं जो जेल से छूट चुका था। वो एकदम से एक बस के ड्राइवर को बेरहमी से मारने लग जाता है। पता चलता है कि संगसू ने पहले भी बहुत सारे क्राइम किए थे। वो उस ड्राइवर से कहता है, तुमने मेरी पुलिस में कंप्लेन की, इस वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तुम्हें पता है मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। बस इतनी सी बात के लिए वो उसे इतनी बेरहमी से मार रहा था। साथ ही में वो वहाँ का कैमरा भी तोड़ देता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको डरा कर वहाँ से निकलता है। वहीं पर बाहर हम एक हुडी पहने हुए लड़के को देखते हैं। वो लड़का संगसू का पीछा करने लग जाता है। संगसू उससे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है, तुम्हारा नाम संगसू है और अब तक तुम 18 क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रह चुके हो। तुम तो ऐसे आराम से घूम रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं हो। तो संगसू कहता है, मैं इतनी आराम से इसीलिए घूम रहा हूँ क्योंकि लॉ ने मेरे लिए यही डिसाइड किया है। इतना बोलकर वो उस आदमी को मारने के लिए आता है, लेकिन वो हुडी वाला लड़का बहुत स्ट्रांग था। वो बड़े ही आसानी से उसको पटक देता है। वो संगसू से कहता है, तुम इतने आराम से नहीं घूम सकते हो, तुम्हारी वजह से उसकी फैमिली बर्बाद हो गई। ये आखिर किस टाइप का लॉ हुआ। संगसू अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस लड़के की फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। वो उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर हमें बताया जाता है कि ये वही लड़का जियोंग था जिसको हमने सीरीज के शुरुआत में देखा था और ये हमारी कहानी का लीड कैरेक्टर है। फिर हमें पुलिस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ का प्रोफेसर सारे ऑफिसर्स को लेक्चर दे रहा था। वहीं पर हम जियोंग को भी देखते हैं जो एक्चुअली में पुलिस बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। वो जूडो कराटे में भी बहुत अच्छा था, इसी वजह से उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। घर जाते वक्त जियोंग के फ्रेंड्स कहते हैं, तुम्हें वीकेंड्स पर हमारे साथ क्लबिंग चलना चाहिए। तो जियोंग कहता है, तुम्हें पता है ना मैं वीकेंड्स पर बिजी रहता हूँ। तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, तुम वीकेंड्स पर ऐसा क्या करते हो। तो जियोंग कहता है, मैं पूरे टाइम सोता रहता हूँ। फिर अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो सामान उठाने का काम करती थी। जाते वक्त रास्ते में उसका सारा सामान गिरने लग जाता है। तो जियोंग आकर उस लेडी की हेल्प करता है। पहले भी जियोंग उस लेडी की बहुत बार हेल्प कर चुका था और हर टाइम एज अ थैंक यू वो जियोंग को टॉफी देती थी। फिर अगले सीन में जब वो घर पहुंचता है तो टीवी पर किसी किम नाम के क्रिमिनल की न्यूज आ रही थी। बताया जाता है किम ने रैंडमली किसी स्ट्रेंजर पर अटैक किया और उसका अरेस्ट वारंट भी रिजेक्ट कर दिया गया है। साथ ही में एक लेडी बताती है किम उसके घर में घुस गया था और वहाँ पर आकर उसने बहुत ही गंदी हरकतें की और जो इंसान उसको रोकने की कोशिश कर रहा था उसने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया। उसने उस आदमी को इतना मारा कि उसे रिकवर होने में 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस ने उसका अरेस्ट वारंट कैंसिल कर दिया। इन सब चीजों की वजह से लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो फिर ये लॉ किस बात का है। अब जियोंग इस केस के बारे में पूरा रिसर्च करता है और डिसाइड कर लेता है कि उसे इस आदमी को सजा देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों आदमी को देखते हैं जो मिलकर एक लेडी को परेशान कर रहे थे। ये दोनों वही थे जिनके बारे में जियोंग रिसर्च कर रहा था। उसी टाइम पर जियोंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो मन में कहता है, लॉ ने इन दोनों को इनके किए की सजा नहीं दी है। यही सब सोचकर वो उन दोनों को बहुत मारता है। वो लेडी देख नहीं पाती कि उन दोनों को कौन मार रहा है, लेकिन वो समझ जाती है किसी मसीहा ने उसकी मदद की है। फिर अगले सीन में जियोंग किसी डॉक्टर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। एक ऐसा डॉक्टर जो अपने पेशेंट्स के साथ बहुत ही गंदी हरकतें करता है। वो उन्हें बेहोश करके उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता है और साथ ही में
उनका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है और इतना कुछ करने के बाद भी उसे सिर्फ 6 महीने की सजा हुई। यहाँ तक कि उसका डॉक्टर वाला लाइसेंस तक कैंसिल नहीं हुआ और वो अभी भी ऐसी गंदी हरकतें कंटिन्यू कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो अपने किसी पेशेंट के साथ वही सब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक उसी टाइम पर जियोंग वहाँ पर पहुँच जाता है और बेहोशी वाला इंजेक्शन उसे ही लगा देता है और फिर वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। वो उससे कहता है, तुम एक डॉक्टर हो ना, एक काम करो, अपना ये जॉब छोड़ दो और कोई दूसरा जॉब पकड़ लो। और इतना बोलकर वो उसका हाथ तोड़ देता है ताकि आगे से वो कोई सर्जरी ही ना कर पाए और वहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ था उस कैमरे को भी तोड़ देता है। अगले सीन में हम किसी मिस चोई नाम की लेडी को देखते हैं जो बेसिकली एक न्यूज रिपोर्टर थी। वो एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में आती है और वहाँ के मैनेजर को बताती है, मैंने इस केस पर बहुत रिसर्च किया है। वो एक्चुअली में जियोंग के बारे में ही बात कर रही थी जो हर वीकेंड पर निकलकर लोगों की मदद करता है। मिस चोई कहती है, तुम्हें पता है इन सारे केसेस में कॉमन क्या है? सारे क्रिमिनल्स को बहुत ही कम सजा दी गई। इन सब केसेस से ये बात क्लियर है कि लॉ किसी भी सिटीजन को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है और इसी वजह से ये आदमी सबको सजा दे रहा है जो सजा उनको नहीं मिली। और पब्लिक रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि सबको एक डार्क हीरो चाहिए जो उनका मसीहा बने। तो वो मैनेजर पूछता है, तुम्हारी स्टोरी का टाइटल क्या होगा? तो मिस चोई कहती है, मेरी स्टोरी का टाइटल होगा विजिलेंट। फिर हमें पुलिस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीवी पर न्यूज आ रही थी। रिपोर्टर उसी आदमी का इंटरव्यू ले रहा था जिसको पिछले रात जियोंग ने बुरी तरीके से मारा था। वो क्रिमिनल कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे बहुत मारा। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मुझे मेरी सजा मिलनी चाहिए। वो कहता है, पुलिस लोग क्या कर रहे हैं जब खुलेआम ये लोगों को बुली कर रहा है। और साथ ही में उस लेडी का भी इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसको जियोंग ने उन गुंडों से बचाया था। वो लेडी कहती है, जिसने भी मुझे बचाया है आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ, इसीलिए मैं उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर उसने आकर उन लोगों को नहीं मारा होता तो शायद उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती। अब सारा न्यूज आर्टिकल देखकर जियोंग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था क्योंकि पूरी दुनिया उसे विजिलेंट बोल रही थी क्योंकि वो लोगों का मसीहा था, वो सबकी जान बचा रहा था। फिर हमें ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज बोलते हैं जो आर्टिकल मिस चोई ने पब्लिश किया था वो हिट हो चुका है, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मिस चोई बताती है, जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं वो सिर्फ वीकेंड्स पर होते हैं और उसे पूरा भरोसा है इस हफ्ते भी जरूर कुछ होगा। फिर हमें पुलिस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर जियोंग को एक काम देता है। वो उससे कहता है, मैंने पुलिस एजेंसी के सारे केस फाइल्स सर्वर पर अपलोड कर दिए हैं, तुम उन्हें कैटेगराइज कर देना। अब जियोंग को एक बहाना मिल गया था, वहाँ पर जितने भी केस फाइल्स थे वो सारा फाइल्स वो पढ़ सकता था। एक केस फाइल पढ़ के उसे किसी आदमी के बारे में पता चलता है जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जिसका हस्बैंड एक्सीडेंट में मर चुका था और साथ ही में वहाँ पर वही आदमी था जिसने वो एक्सीडेंट किया था। वो अपने घुटनों पर बैठकर उस लेडी से माफी मांगता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड की जान गई है, लेकिन मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वहीं पर हम जियोंग को भी देखते हैं। वो एक्चुअली में इस आदमी को मारने के लिए आया था, लेकिन वो देखता है इस आदमी को अपने किए पर बहुत पछतावा है और वो इसके लिए माफी भी मांग रहा है, इसीलिए वो उसको कुछ भी नहीं करता। फिर हमें ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर मिस चोई से कहता है, तुमने तो कहा था कि इस हफ्ते कोई नया केस आएगा, लेकिन काफी दिनों से कुछ हुआ ही नहीं है। तो मिस चोई कहती है, अगर कोई केस नहीं आया है तो हम एक काम करते हैं, हम खुद ही उसे केस दे देते हैं। सियोन वाले केस में जो क्रिमिनल इन्वॉल्व था हम उसे सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं। अगर हमने उस क्रिमिनल को एक्सपोज कर दिया तो ये विजिलेंट जो भी है वो जरूर उसको मारने के लिए आएगा। अब ये सियोन के केस वाले क्रिमिनल के बारे में ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। बताया जाता है कि इस आदमी ने अपने एक स्टूडेंट के साथ बहुत ही गंदा क्राइम किया था और इतना कुछ करने के बाद भी उसे सिर्फ 7 साल की सजा हुई और रिसेंटली वो जेल से छूटकर आजाद घूम रहा है। ब्रॉडकास्टिंग वाले उस आदमी का नाम रिवील कर देते हैं और इस तरफ से जियोंग भी वही न्यूज देख रहा था। फिर अगले सीन में बहुत सारे मीडिया के लोग उसी आदमी के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसने सियोन के साथ वो क्राइम किया था। वहीं पर हम मिस चोई और मैनेजर को भी देखते हैं जो वेट कर रहे थे कि कब विजिलेंट सबके सामने आएगा। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो ऑफिस में घुसकर वहाँ के डेटाबेस में सियोन की केस फाइल पढ़ रहा था। उसी टाइम पर प्रोफेसर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उससे कहता है कि इतना लेट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियोंग बहाना मार देता है। वो कहता है, आपने जो मुझे काम दिया था वो काम अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। फिर अगले सीन में हमें वही बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। काफी टाइम बीत जाता है और मिस चोई अभी भी वहीं पर वेट कर रही थी। उसी टाइम पर वो क्रिमिनल देखता है सारे लोग
लोग वहाँ से जा चुके हैं, इसीलिए वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और मिस चोई भी उसका पीछा करती है। काफी दूर जाने के बाद अचानक से वो कहीं गायब हो जाता है। अगले सीन में हम 2 ऑफिसर्स को देखते हैं जो उसी क्रिमिनल यूंग के घर आए हुए थे। उन्हें वहाँ पर उसका एक फेक पासपोर्ट मिलता है। तभी एक ऑफिसर बताता है, हमने जो सिग्नल वाला एंकलेट योंग के पैर पर लगाया था वो एंकलेट किसी ने निकाल दिया है, इसीलिए हम यूंग को ट्रैक नहीं कर सकते। पता चलता है कि वो क्रिमिनल यहाँ से भाग चुका था और सब लोग उसको ढूंढ रहे थे। फिर हमें पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग उसी आदमी यूंग को ढूंढ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो यहीं से भागने वाला है, लेकिन इस काम के लिए उन्हें और भी ऑफिसर्स की जरूरत थी, इसीलिए वो लोग कॉल करके एक ऑफिसर को बुलाते हैं। पता चलता है कि ये दोनों ऑफिसर उसी लड़की सियोन के घर के बाहर थे जिस लड़की के साथ उस क्रिमिनल ने वो सारे क्राइम किए थे। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तभी उसे एक हेलमेट पहना हुआ आदमी मिलता है। उसे उस आदमी पर शक होता है, इसीलिए वो उसे हेलमेट निकालने के लिए बोलता है। वो अपनी थोड़ी सी शक्ल दिखा देता है, लेकिन उस ऑफिसर को कुछ भी ऑड नहीं लगता। दूसरी तरफ हम मिस चोई को देखते हैं जो उसी क्रिमिनल यूंग के बारे में रिसर्च कर रही थी। मैप देखकर वो समझ जाती है कि वो क्रिमिनल यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो उसी लड़की सियोन के घर जा रहा है उसे मारने के लिए। इस तरफ वो हेलमेट वाला आदमी अंदर घुस जाता है। पता चलता है कि उसके बॉक्स में नाइफ रखा हुआ था। वो एकदम से उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। वो उसे रोकने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी उसको स्टैब कर देता है। वो जैसे ही उसका हेलमेट हटाता है तो पता चलता है ये आदमी तो वही क्रिमिनल था जिसको सब लोग ढूंढ रहे थे। वो उस ऑफिसर के ऊपर एसिड फेंक देता है। सियोन जैसे ही बाहर आती है तो यूंग उसको पकड़ लेता है, लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ का वो ऑफिसर सियोन को भागने के लिए बोलता है। वो भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यूंग उसको पकड़कर ऊपर से नीचे पटक देता है। वो सियोन से कहता है, तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, मैंने तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा मर्डर करूंगा और उसके बाद मैं आराम से जेल में रहूंगा। इसके पहले कि वो उसे मारता तभी वहाँ पर जियोंग पहुँच जाता है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। वो उसे कहता है, तुम्हें अपनी आगे की लाइफ आराम से नहीं जीनी चाहिए, बल्कि तुम्हें पछतावा होना चाहिए जो कुछ भी तुमने किया उस चीज के लिए। वो आदमी जियोंग के ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जियोंग उस आदमी का एक हाथ ही तोड़ देता है। वो उसे इतना मारता है कि उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी थी। वो उससे भीख मांगता है और कहता है, प्लीज मुझे मत मारो। तो जियोंग बोलता है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो एक अपॉलॉजी लेटर लिखो, तुमने जो भी किया है उसके लिए माफी मांगो। तो इस बात के लिए क्रिमिनल मान जाता है। उसी टाइम पर हम मिस चोई को देखते हैं जो सियोन के घर की तरफ जा रही थी। तभी जियोंग उसके कार के सामने आ जाता है, लेकिन वो उसको नहीं पहचानती है और जिस विजिलेंट को वो पकड़ने के लिए आई थी वो उसकी आंखों के सामने से निकल चुका था। वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है तो वो समझ जाती है कि विजिलेंट यहाँ पर आया था और वो अपना काम करके निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो आराम से म्यूजिक सुनते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो कहता है, हमारे लॉ के अंदर बहुत सारे वॉइड्स और लूप होल्स हैं। हमारा लॉ बुरे लोगों के साथ बहुत ही लीनियंट रहता है, जो मरना डिजर्व नहीं करते उनके साथ बहुत ही गलत हो जाता है। इस तरफ हम देखते हैं उस क्रिमिनल को जियोंग ने इतनी बुरी तरीके से मारा था कि वो मर चुका था और उसने अपने खून से दीवार पर ये लिखा था कि उसने सियोन के साथ जो भी किया है उसके लिए वो माफी मांग रहा है। जियोंग कहता है, हमारे लॉ में जितने भी वॉइड्स और लूप होल्स हैं वो सारा कुछ मैं भरूंगा और यही जस्टिस है। इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें एक न्यूज दिखाया जाता है जहां पर बताया जाता है कि योंग को कुछ दिन पहले ही जेल से रिलीज किया गया था और पिछले रात उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। जिसने भी ये किया है उसने जानबूझकर उसके पैरों से वो ट्रैकर हटा दिया ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए कि योंग कंट्री से भागने की कोशिश कर रहा है। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि उसने एक पुलिस ऑफिसर को बुरी तरीके से इंजर कर दिया। साथ ही में उसने उस विक्टिम सियोन को मारने की भी कोशिश की, जिसके चक्कर में वो जेल गया था। ये भी बताया जाता है कि यूंग ने मरने से पहले वॉल पर लिखा था कि जो कुछ भी उसने किया है वो उसके लिए माफी मांगना चाहता है। फिर हमें पुलिस एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक ऑफिसर कहता है, ये विजिलेंट जो भी हो उसने विक्टिम को बचाने के लिए ये सब नहीं किया है, बल्कि ये सारा कुछ वो बहुत ही पहले से प्लान कर रहा था और उसको मारने से पहले उसने उस वॉल पर वो सारा कुछ लिखवाया। इसका मतलब तो यही है, ये विजिलेंट जो भी है वो हेडलाइंस में आने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ये छुपाना चाहता तो वो
दीवार पर वो सारा कुछ क्यों लिखवाता। इसीलिए हमें इस केस को एज अ मर्डर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान एक मर्डरर है। तभी हम देखते हैं ये सारा कुछ न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। उस न्यूज को देखकर ऑफिसर चिढ़ जाता है। वो अपने जूनियर से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था क्राइम सीन के पास कोई नहीं आना चाहिए। तो ये सारा कुछ न्यूज में टेलीकास्ट कैसे हुआ। फिर अगले सीन में सारे डिटेक्टिव्स उसी क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं जहां पर विजिलेंट ने यूंग का मर्डर किया था। वो पूरे एरिया को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं और कहते हैं इतना कुछ होने के बाद भी उस इंसान ने एक भी क्लू नहीं छोड़ा है। देखकर ऐसा लग रहा है कि उस आदमी को पता है कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। उसी टाइम पर वहाँ एक लड़की आती है। वो पुलिस वालों से कहती है, तुम लोग विजिलेंट को मर्डरर की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो। विजिलेंट ने एक लड़की की जान बचाई है, तुम्हें तो उसे रिवॉर्ड देना चाहिए। फिर हमें उसी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ का मैनेजर बहुत ही भड़का हुआ था, क्योंकि सब लोग इनकी कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। सब लोग ये बोल रहे थे कि ये लोग एक मर्डरर को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिस चोई कहती है, उन्हें जितना क्रिटिसाइज करना है उन्हें करने दो। क्रिटिसाइज करने का मतलब यही है कि वो लोग इनकी स्टोरी देख रहे हैं। वो मैनेजर से कहती है, पहले तुम इस बात से रो रहे थे क्योंकि हमें रेटिंग्स नहीं मिल रही थी, और जब हमें इतना भाव मिल रहा है तब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो कहती है, हमें विजिलेंट को प्रमोट करना होगा, तभी हमारी मीडिया कंपनी फायदे में रहेगी। फिर मिस चोई और 3 क्रिमिनल्स को चूज करती है ताकि विजिलेंट आकर इन तीनों को भी पनिशमेंट दे। फिर हमें पुलिस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग का फ्रेंड कहता है, जो भी विजिलेंट है वो पक्का एक साइकोपैथ है। उसने पहले तो उसका मर्डर किया और फिर दीवार पर वो सब लिख दिया। ऐसे तो उसके पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसने जानबूझकर पुलिस को प्रोवोक किया है। तो उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो वो बहुत समझदार लगता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, वो बिल्कुल जियोंग की तरह है। फिर जियोंग कहता है, शायद उसने वार्निंग देने के लिए वो सब कुछ दीवार पे लिखा। उसी टाइम पर टीवी पर एक न्यूज आ रही थी जहाँ पर उन्हीं 3 क्रिमिनल्स के बारे में बताया जा रहा था, जिसके बारे में मिस चोई थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रही थी। एक क्रिमिनल के बारे में बताया जाता है कि वो इंसान अपने एक्स एम्प्लॉयर के घर में घुसकर उसने उसकी वाइफ और उसके बच्चों का मर्डर कर दिया, और बाद में उसने ये बोला ये सारा कुछ उससे गलती से हो गया। ये सब देखकर जियोंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर अगले सीन में वो एकदम से बीच रात को उठता है और अपने सीनियर के ऑफिस में आ जाता है। वहाँ के डेटाबेस में सारे क्रिमिनल्स के बारे में रिकॉर्ड था। अब वो उसी मर्डरर के बारे में रिसर्च करता है। वहाँ पर लिखा था कि वो आदमी एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करता था और उसने उस कन्वीनियंस स्टोर के फैमिली का मर्डर कर दिया। फिर वो उस मर्डरर का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता है। वहाँ पर वो देखता है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो आदमी बहुत ही मजे से पार्टी कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने उसके पोस्ट पर कमेंट किया था कि इतना सारा मर्डर करने के बाद भी तुम इतने आराम से कैसे घूम रहे हो। तो उस क्रिमिनल ने रिप्लाई में ये लिखा था कि ये सब कुछ तुम मेरे मुंह पर आकर बोलो, फिर मैं तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा। ये सब देखकर जियोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। जिस क्लब में वो मर्डरर पार्टी करने के लिए जाता था, उस क्लब का नाम जियोंग नोटिस कर लेता है। फिर अगले सीन में उसके दोनों दोस्त उसे साथ क्लबिंग चलने के लिए बोलते हैं। इस बार जियोंग मना नहीं करता, वो उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जियोंग उसी क्लब में पहुंच जाता है जहां पर वो मर्डरर आता था। क्लब में आकर जियोंग ने उस आदमी को देख लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसको अपने साथ ले जाती है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन जियोंग का पूरा ध्यान उस मर्डरर पर ही था। तभी उस आदमी का फ्रेंड उससे पूछता है, तुम इतनी आसानी से बाहर कैसे आ गई? तुमने तो बहुत सारे लोगों का मर्डर किया था। तो वो क्रिमिनल कहता है, हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, इसीलिए मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर गया। और वैसे भी वो तो एक माइनर था, उसने पुलिस को बोल दिया कि मर्डर उसने किया है, इसीलिए मैं बहुत ही आसानी से छूट गया। और वो तो माइनर था, वो भी बहुत ही जल्दी बाहर आ गया। फिर वो बताता है, वैसे भी कोई एविडेंस नहीं था कि ये मर्डर उसने किया है। अब ये सब सुनकर जियोंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मर्डरर कहता है, हमारा लॉ बहुत ही अमेजिंग है, जब तक एविडेंस नहीं मिलता है किसी को गिल्टी नहीं प्रूव किया जा सकता है। तभी वो लड़की जियोंग को अपने साथ अंदर लेकर जाती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम उस आदमी डुयूब के लिए यहाँ पर आए हो? मैं बहुत देर से देख रही थी, तुम कब से उस आदमी को घूर रहे थे? तो जियोंग कहता है, मैं तो बस चेक कर रहा था कि क्या ये वही आदमी है जिसको मैंने टीवी पर देखा था। फिर वो लड़की कहती है, तुम उसे किसी और रीजन से घूर रहे थे। वो अपने जेब से एक पैकेट निकालती है जिसके अंदर ड्रग्स रखा हुआ था। वो लड़की कहती है, तुम इस चीज के लिए उस आदमी को घूर रहे थे। फिर वो एकदम से उस ड्रग्स को लेती है और जियोंग को किस करने लगती है, और इस वजह से जियोंग के अंदर भी वो ड्रग्स चला गया था। अगले ही मोमेंट उसका दिमाग घूमने लग जाता है और जो वो करने के लिए आया था वो कर ही नहीं पाता।
फिर अगले सीन में जियोंग उसी आदमी डुयुप के बारे में सोशल मीडिया पर चेक कर रहा था। वहाँ पर उस लेडी का भी अकाउंट था जिसका उसने मर्डर कर दिया था। प्रोफाइल पर वो उस लेडी के दोनों बच्चों को देखता है जो बहुत ही प्यारा सा गाना गा रहे थे। ये सब देखकर जियोंग को बहुत रोना आता है क्योंकि उस क्रिमिनल ने इन बच्चों को भी मार दिया था। अब जितने भी क्लब्स में ड्रग ट्रांजैक्शन हो रहे थे, जियोंग सारा कुछ डेटाबेस में चेक करता है और ये ड्रग ट्रांजैक्शन वही थे जिसके बारे में उस लड़की ने बताया था और इन ड्रग ट्रांजैक्शन में वो क्रिमिनल भी डील कर रहा था। अब अगले दिन से जियोंग उस आदमी का पीछा करने लग जाता है। वो उस आदमी को फॉलो करते करते एक बहुत ही पुराने घर में पहुंच जाता है। उस घर के अंदर एक लॉकर था जहाँ पर डुयुप सारा पैसा और ड्रग्स रखता था। फिर अगले सीन में डुयुप जैसे ही पार्किंग में पहुँचता है तो किसी ने वहाँ पर एक लेटर रखा था। लेटर पर लिखा था खुद को सरेंडर कर दो और साथ ही में वहाँ पर एक नंबर भी था। ये सब देखकर वो डर जाता है और अपने किसी फ्रेंड को फोन करके कहता है, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, तुम पता करके बताओ कि ये नंबर किसका है। फिर थोड़ी ही देर में उसका फ्रेंड दोबारा से कॉल करता है। वो बताता है कि ये किसी बुसान के एजेंट का नंबर है। फिर अगले सीन में वो जैसे ही क्लब में आता है तो वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, इसीलिए डर के मारे वो वहाँ से भागने लगता है। फिर वो जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो देखता है उसका घर पहले से खुला था और वहाँ का लॉकर भी खाली था। उसी टाइम पर जियोंग उसको सामने से आवाज लगाता है। वो डुयुप से कहता है, क्या तुम इस पैकेट को ढूंढ रहे हो? फिर वो सारे सामान पर पेट्रोल गिराने लग जाता है। डुयुप जैसे उसको रोकने के लिए आता है तो जियोंग उसको एक पंच मारकर पटक देता है। जियोंग उससे कहता है, तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें पछताना होगा। तुम्हें उस फैमिली से माफी मांगनी होगी जिस फैमिली का तुमने मर्डर कर दिया है। ये सब सुनकर डुयुप हंसने लग जाता है, इसीलिए जियोंग उन सारे पैसे और ड्रग्स को आग लगा देता है। ये सब देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो जियोंग को मारने की कोशिश करता है लेकिन जियोंग के सामने कोई कहाँ टिक सकता था। वो उल्टा उसे बहुत मारता है और उसके बाद उसके गले में एक चेन बांध देता है। डुयुप उसके सामने बैक करने लग जाता है, कहता है प्लीज मुझे मत मारो। तो जियोंग कहता है, उस फैमिली ने भी तुमसे ऐसे ही बैक किया होगा लेकिन फिर भी तुमने उनको जान से मार दिया। फिर वो उसे उन्हीं बच्चों का वीडियो दिखाता है। जियोंग उससे कहता है, क्या तुम्हें ये बच्चे याद है? तुमने इनका मर्डर कर दिया था। वो कहता है, तुम इन बच्चों से माफी मांगो और एडमिट करो कि तुम मरना डिजर्व करते हो। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर पुलिस क्राइम सीन पर पहुँच जाती है। पुलिस ने डुयुप के फोन से इस जगह को ट्रैक कर लिया था। पता चलता है कि वो आदमी मर चुका था। फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमिश्नर सबसे कहता है कि हम लोग जल्दी ही विजिलेंट को पकड़ लेंगे क्योंकि वो एक मर्डरर है। इस वीडियो को देखकर पब्लिक बहुत भड़क जाती है। सब लोग ये कमेंट करते हैं कि पुलिस क्या कर रही है, विजिलेंट लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश क्यों कर रही है। फिर हमें पुलिस एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि इस महीने काफी हद तक क्राइम रेट कम हो चुका है। सब कुछ विजिलेंट की वजह से हो रहा है। लोग उससे इतना डर रहे हैं कि वो डर के मारे कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। उसी टाइम पर उनका सीनियर बताता है कि रीजनल यूनिट इस केस को टेक ओवर कर रही है, इसलिए हमें रीजनल यूनिट के साथ ही काम करना होगा। और जो रीजनल यूनिट का लीडर था वो काफी खतरनाक इंसान था, उससे सब लोग डरते थे। उस आदमी का नाम जोह्यून होता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। वो सीधा डुयुप के फ्रेंड के पास पहुंच जाता है। डुयुप वही इंसान था जिसको विजिलेंट ने पिछले रात मार दिया था। वो एकदम से उस आदमी के पास पहुंचकर उसके पास से उसका कॉइन छीन लेता है और डुयुप के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो लड़का कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो जोह्यून से कहता है, तुम मेरा कॉइन वापस करो। तो जोह्यून उस कॉइन को अपने हाथों से मोड़ देता है। फिर वो उसे पकड़कर एक जगह पर लेकर आता है। वो उससे पूछता है, जब तुम डुयुप से मिले थे तब तुम्हें वहाँ पर कोई सस्पिशियस इंसान दिखा था क्या? लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसलिए जोह्यून उसको मारने लग जाता है और फिर उसे बिल्डिंग से लटका देता है। अब वो आदमी काफी डर गया था। वो डरते हुए बोलता है, डुयुप ने मुझे किसी बुसान के एजेंट का नंबर दिया था और कहा था कि मैं पता लगाऊं कि आखिर ये आदमी कौन है। फिर ऑफिसर किसी को कॉल करके बताता है, ये विजिलेंट चाहे जो भी हो, बहुत जल्दी वो पकड़ा जाएगा और पब्लिक उसे आसानी से भूल जाएगी। इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने कार में बैठा हुआ था। तभी एक दूसरा आदमी आकर वहाँ पे तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है। वो उस आदमी से कहने लगता है, तुमने पहले ही किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, दोबारा से ड्रंक होकर गाड़ी चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना बोलकर वो उसे मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर और भी 2 लोग आते हैं और तीनों मिलकर उसको बहुत मारते हैं। पता चलता है कि ये तीनों कॉपी कैट्स विजिलेंट थे, यानी कि ये विजिलेंट बनने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम
ऐसे और भी लोगों को देखते हैं। ये सारे लोग विजिलेंट बनने की कोशिश कर रहे थे। इन सब चीजों के लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। वो लोग कहते हैं जो भी इंसान गलत करता है उन्हें लॉ सजा नहीं दे रहा है, और अगर हम उन्हें पनिश कर भी देते हैं तो इसमें गलत क्या है। तो पुलिस वाले कहते हैं सही करने के नाम पर तुम लोग वायलेंस करोगे। ये लोग एक्चुअली में कॉपी कैट्स विजिलेंट थे, और अब तक टोटल 18 कॉपी कैट्स विजिलेंट क्राइम हो चुका था। ये सारा कुछ न्यूज पर ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग मेन विजिलेंट पर इल्जाम लगा रहे थे, कह रहे थे किसी के इन्फ्लुएंस में आकर लोग गलत काम कर रहे हैं। वहीं पर हम जियोंग को देखते हैं जो यही न्यूज देख रहा था। तभी उसका दोस्त कहता है इसमें विजिलेंट की गलती नहीं है, बल्कि ये सारी गलती मीडिया की है। विजिलेंट को तो पता भी नहीं होगा कि ये सब होने वाला है। जियोंग कहता है अगर हमारे सिस्टम ने विक्टिम्स के साथ सही किया होता तो ये सब नहीं होता। ये सब सुनकर उसका फ्रेंड कहता है इन दिनों तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो। जियोंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो उसका फ्रेंड कहता है इन दिनों हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है, और ये बहुत अजीब है। जैसा मैं सोचता हूँ एग्जैक्टली तुम भी वैसा ही सोचते हो। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। फिर हमें पुलिस एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑफिसर कहता है विजिलेंट ने इस आदमी को इतने बुरी तरीके से मारा और कोई क्लू भी नहीं छोड़ा। ये बहुत ही अजीब है। उसने वहाँ के सारे डैश कैम्प्स डिस्ट्रॉय कर दिए। फिर दूसरा ऑफिसर कहता है इन दिनों क्रिमिनल्स जेल में जाने से नहीं डर रहे हैं, बल्कि वो लोग विजिलेंट से डर रहे हैं। अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं जो किसी डिलीवरी मैन केस के बारे में रिसर्च कर रहा था। डेटाबेस में उसे सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है। उस दिन एक डिलीवरी वाला इंसान पार्सल लेकर रास्ता क्रॉस कर रहा होता है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ी सी ट्रक आकर उसको टक्कर मार देती है। लिटरली वो ट्रक उसके ऊपर से निकल गया था। थोड़ी ही देर में उस ट्रक का ड्राइवर चेक करने के लिए आता है कि वो आदमी जिंदा है या फिर मर गया। वो देखता है कि वो डिलीवरी मैन जिंदा था और वो उस ड्राइवर से हेल्प मांग रहा था। वो ट्रक का ड्राइवर चेक करता है कि आजू बाजू कोई कैमरा है या नहीं। फिर वो दोबारा से ट्रक में बैठकर उसके ऊपर दोबारा से ट्रक चढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की मौत हो गई थी। ये वीडियो देखकर जियोंग को बहुत गुस्सा आता है। अब वो इस केस के बारे में पूरा रिसर्च करता है। पता चलता है कि इस एक्सीडेंट के लिए उस ट्रक ड्राइवर को सिर्फ 1 साल की सजा हुई थी। तभी अचानक से जियोंग का फ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम इस टाइम पे ऑफिस में क्या कर रहे हो। तो जियोंग कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं प्रोफेसर के फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर रहा था। अगले सीन में हम उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसने उस डिलीवरी मैन का एक्सीडेंट किया था। उसी टाइम पर उस डिलीवरी मैन की मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो उस आदमी से कहती है इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी तुम आराम से घूम रहे हो। ट्रक ड्राइवर कहता है मैंने उसका मर्डर नहीं किया, बल्कि वो एक एक्सीडेंट था। तो वो लेडी कहती है अगर ये एक्सीडेंट था तो तुमने एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया। ये सुनते ही वो आदमी चिल्लाने लगता है, कहता है मैं इस एक्सीडेंट को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुमने दोबारा से मुझे ये सब याद दिला दिया। क्या तुम मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। फिर वो उस लेडी को वहीं पर पटक देता है। वहीं पर हम जियोंग को देखते हैं जो दूर से उस आदमी को देख रहा था। फिर वो उस आदमी का पीछा करने लगता है। अगले सीन में हम उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में आराम से बैठा हुआ था। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसने मास्क लगाया था। वो मास्क वाला आदमी उसको पानी में डुबाने लग जाता है। वो कहता है तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो उसी लेडी की मदद करने के लिए पहुंच गया था जिसकी वो पहले भी मदद करता था। वो लेडी उसे दोबारा से टॉफी देती है। उसी टाइम पर टीवी पे न्यूज आ रहा था कि जिस आदमी ने उस डिलीवरी मैन का एक्सीडेंट किया था उसको किसी ने मार दिया है। फिर हमें वही क्राइम सीन दिखाया जाता है। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या यहाँ के कैमरे को डिसेबल किया गया था। तो वो दूसरा ऑफिसर कहता है कैमरा डिसेबल नहीं किया गया था, लेकिन किसी टाइप का जैमर यूज किया गया था जिसकी वजह से सारे कैमरे अपने आप ही डिसेबल हो गए। अगले सीन में हम मिस चोई को देखते हैं जो बहुत गुस्से में थी क्योंकि ये न्यूज इनके ब्रॉडकास्ट करने से पहले किसी और न्यूज कंपनी ने पहले ही ब्रॉडकास्ट कर दिया था। वो कहती है हमने इस क्रिमिनल के नाम को रिवील भी नहीं किया था, लेकिन उसके पहले ही विजिलेंट ने उसको कैसे मार दिया। उसी टाइम पर हम देखते हैं कोई और न्यूज कंपनी 3 क्रिमिनल्स के बारे में ब्रॉडकास्ट कर रहा था। वहाँ पर एक लेडी के बारे में बताया जाता है जिस लेडी ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था। फिर अगले सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जिसे वही मास्क वाला आदमी मारने के लिए पहुंच जाता है। अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं। तभी उसका फ्रेंड आकर बताता है कि विजिलेंट ने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में एक मैसेज सेंड किया है। उसने एक्चुअली में एक वीडियो
रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट करवाया था। वो बताता है कि विजिलेंट होना एक क्राइम है, ये हमारे लॉ के फाउंडेशन को हिला के रख देता है। लेकिन यहाँ पर बात एम्पैथी की हो रही है, इसीलिए ये विजिलेंट वाली एक्टिविटीज मैं बिल्कुल भी बंद नहीं करूँगा। जो लॉ विक्टिम के साथ गलत करता है उस लॉ के लिए विजिलेंट का होना बहुत जरूरी है। उसी टाइम पर जियोंग बोलता है कि ये आदमी विजिलेंट नहीं था, क्योंकि बोलते वक्त उसने मैं नहीं बल्कि हम बोला, यानी कि वो कोई एक आदमी नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ हमें क्राइम सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिसर कहता है जिस आदमी ने इन तीनों को मारा है वो विजिलेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार इसका टारगेट पैटर्न कम्प्लीटली अलग है। फिर अगले सीन में हम ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वालों को देखते हैं। मैनेजर मिस चोई पर चिल्लाकर कहता है विजिलेंट ने वो वीडियो किसी दूसरी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को भेज दी, वो मैसेज हम तक नहीं पहुंचा। तो मिस चोई कहती है वो आदमी विजिलेंट नहीं था। फिर वो कहती है हमें एक स्पेशल डिबेट रखना चाहिए, ऐसा करके हम रियल मैसेंजर्स बन जाएंगे। फिर हम जियोंग को देखते हैं जो वही स्पेशल डिबेट देख रहा था जो मिस चोई ने ऑर्गेनाइज किया था। मिस चोई कहती है हमें विक्टिम्स और अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि क्रिमिनल्स को। क्राइम होने से सिर्फ विक्टिम को डैमेज नहीं होता है बल्कि विक्टिम की फैमिली को भी बहुत बड़ा डैमेज होता है, स्पेशली उन बच्चों को जो अपने गार्डियंस को खो देते हैं। ऐसा करने से उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और ये बहुत ही अनफेयर है। प्रॉब्लम मीडिया या फिर विजिलेंट की नहीं है बल्कि लॉ की है, और इन्हीं सब चीजों की वजह से विजिलेंट पैदा होते हैं। फिर अगले सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जिसकी जियोंग हमेशा हेल्प करता था। तभी अचानक से वहाँ पर एक गाड़ी आ जाता है। गाड़ी के अंदर जो आदमी था वो जबरदस्ती उन्हें हटने के लिए बोल रहा था। वो बेचारी एक बूढ़ी औरत थी, इसीलिए वो जल्दी से अपना कार्ट हटा ही नहीं पा रही थी, उनको टाइम लग रहा था। वो गाड़ी वाला आदमी उन्हें गालियां देने लग जाता है। वो लेडी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो जल्दी से सारा सामान वहाँ से हटा दे, लेकिन वो सनकी आदमी उस बेचारी औरत का एक्सीडेंट कर देता है। उस लेडी को बहुत ही बुरी तरीके से लग गया था। ये सारा कुछ एक आदमी देख लेता है और वो उस लेडी की मदद करने लगता है। साथ ही में वो उस आदमी पर बहुत चिल्लाता है, कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुमने ये सब क्या किया। तो वो आदमी उल्टा उसी को मारने लग जाता है। लेकिन इस आदमी की फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी, वो उस आदमी को बहुत मारता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में एक पुलिस वाला इस आदमी से पूछता है तुमने उसे क्यों मारा। तो ये आदमी कहता है उसने पहले मुझे मारा, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। तो पुलिस वाले उसी पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था, इसलिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वो आदमी कहता है एक तो उसने उस लेडी का एक्सीडेंट किया और आप लोग मुझ पर चिल्ला रहे हो। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर इस लेडी के बारे में न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बताया जाता है कि वो लेडी दिन रात अपने बीमार हस्बैंड के लिए काम करती थी और पिछले रात एक आदमी ने बिना किसी रीजन उसका मर्डर कर दिया। ये सारा कुछ देखकर जियोंग समझ जाता है कि ये तो वही लेडी है जिनकी वो हमेशा हेल्प करता था और एज अ थैंक यू वो उसे टॉफी देती थी। ये सब देखकर जियोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और साथ ही में ये बताया जाता है कि जिस आदमी ने उस लेडी की मदद करने की कोशिश की उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, और जिस आदमी ने उस लेडी का मर्डर कर दिया उसका बहुत ही अच्छे से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक्चुअली में उसी मर्डरर का भाई था। वो उस लेडी के घर आया हुआ था और वहाँ पर आकर वो उसके हस्बैंड पर चिल्ला रहा था, कह रहा था क्या तुम मेरे भाई की लाइफ खराब कर दोगे, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पता चलता है कि ये आदमी कैसे जवाब देता, जबकि ये तो खुद ही बीमार था, यानी कि वो लेडी दिन रात मेहनत करके अपने हस्बैंड का इलाज कर रही थी और उस आदमी ने इस लेडी को ही मार दिया। फिर अगले सीन में वो आदमी एक जगह पर आता है। जियोंग उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच गया था। वो एकदम से आकर उस आदमी को मारने लग जाता है। अगले सीन में हम मिस चोई को देखते हैं। वो सबको बताती है जिस आदमी ने उस लेडी का एक्सीडेंट किया था उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इसलिए आज के बाद हम उस हॉस्पिटल को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस उसी आदमी को गार्ड कर रहा था जिस आदमी ने उस लेडी को एक्सीडेंट में मार दिया था। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो आदमी उसको अर्जेंटली नीचे बुला रहा था। उसी टाइम पर हम जियोंग को वहीं पर देखते हैं। वो एकदम से जाकर उस मर्डरर को मारने लग जाता है। जियोंग कहता है जिस इंसान ने इतना बड़ा क्राइम किया लॉ उसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जिस इंसान ने हमेशा लॉ को प्रोटेक्ट किया उसे कभी भी लॉ ने प्रोटेक्ट नहीं किया, इसीलिए कभी कभी एक क्राइम की सजा क्राइम ही होती है। फिर जियोंग उससे कहता है
है तुम्हें लीनियंसी चाहिए ना, तो फिर एक काम करो, जाकर जज को ये बोलो कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है और तुम्हें मैक्सिमम सजा चाहिए, और अगर तुम्हें मैक्सिमम सजा नहीं मिली तो जेल से निकलने के बाद मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा, और उस टाइम पर तुम्हें इतना सफर करना पड़ेगा जितना उस लेडी ने भी नहीं किया होगा। वहीं दूसरी तरफ वो ऑफिसर नीचे आया हुआ था, वो सबको बताता है मुझे किसी का कॉल आया था। ये सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये तो एक ट्रैप था। उसी टाइम पर हम जोह्योन को ऊपर देखते हैं, उसे एक डॉक्टर पर शक होता है, लेकिन तभी वो मर्डरर चिल्लाने लगता है। वो कहता है मुझे किसी ने धमकी दी, कोई यहाँ पर आया था मुझे मारने के लिए, लेकिन बहुत अंधेरा था, मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। जोह्योन समझ गया था कि ये वही आदमी था जो डॉक्टर बनकर यहाँ पर आया था। वहीं दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो डॉक्टर का गेटअप लेकर वहाँ से निकल रहा था, और उसने वहाँ का सारा सीसीटीवी कैमरा खराब कर दिया था, इसीलिए कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाता। इसके पहले कि जोह्योन उसको पकड़ता, जियोंग वहाँ से निकल चुका था। इस तरफ वो मर्डरर देखता है कि जियोंग ने उसके लिए एक बॉक्स छोड़ा था। बॉक्स के अंदर एक फोन था और फोन में उसी के भाई की फोटो लगी हुई थी जिसको जियोंग ने बुरी तरीके से मारा था। उसी टाइम पर उसके पीछे एक दूसरा आदमी आ जाता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो एकदम से उसको पीछे से हिट करता है। इस तरफ जियोंग जैसे ही बाहर निकलता है तभी अचानक से ऊपर से किसी के गिरने की आवाज आती है। पता चलता है कि उस दूसरे आदमी ने उस मर्डरर को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था, यानी कि यहाँ पर एक दूसरा विजिलेंट भी था। उसी टाइम पर जियोंग देखता है ऊपर से कोई आदमी हार्नेस से नीचे उतर रहा था। इसके पहले कि वो कुछ भी समझ पाता तब तक वो दूसरा विजिलेंट गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जियोंग भी गाड़ी के पीछे भागने लगता है और भागते भागते गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। जियोंग उससे पूछता है कि तुम हो कौन, तो वो दूसरा आदमी कहता है तुमने मुझसे हेलो भी नहीं बोला और सीधा पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। फिर वो उससे कहता है तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा जियोंग। फिर वो दोनों ही स्माइल करने लग जाते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम जियोंग और उस दूसरे आदमी को देखते हैं। वो जियोंग से कहता है तुम सीसीटीवी कैमरा की टेंशन मत लो, मैंने वो सब कुछ यहाँ से हटा दिया है और तुम्हारे जितने भी पुराने फुटेज थे वो सारा कुछ भी मैंने हटा दिया है, तुम कहीं भी कैप्चर नहीं हुए हो। जियोंग उससे पूछता है कि तुम हो कौन, तो वो दूसरा बंदा कहता है मैं बहुत टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रहा था, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं एक ऐसा इंसान हूँ तुम्हें जिसकी जरूरत है। फिर वो जियोंग से कहता है हमें साथ में काम करना चाहिए। ये सब सुनकर जियोंग उसको मारने के लिए आता है, तो वो आदमी कहता है शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, और ऐसे करते करते दोनों लड़ने लग जाते हैं। वो दूसरा आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी, पुलिस पहले ही तुम्हारे पीछे है, इसीलिए हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए, हम दोनों साथ में परफेक्ट रहेंगे। लेकिन जियोंग उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो उसे उल्टा मारने लग जाता है। जियोंग उससे कहता है मैं जो कर रहा हूँ उसे हंटिंग नहीं बोलते हैं, मैं तो बस लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर वो पूछता है तुम्हारे रूल्स क्या हैं, तुमने उस आदमी को क्यों मारा, तो ये दूसरा बंदा कहता है मेरे कोई रूल्स नहीं है, मैंने उसको इसीलिए मारा क्योंकि वो यही डिजर्व करता था। वो दोनों दोबारा से लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते वो दूसरा बंदा वहीं पर लटक जाता है। जियोंग उससे कहता है तुम मुझसे दूर रहना, तो वो आदमी कहता है टाइम आ चुका है, तुम मेरा मास्क हटा सकते हो, तुम जानना नहीं चाहते हो कि मैं कौन हूँ। तो जियोंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम्हें जो करना है तुम अपने रास्ते में रहकर करो, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। फिर जियोंग उसको वहीं पर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिस आदमी के भाई ने उस लेडी का एक्सीडेंट कर दिया था। वो अपने सारे एम्प्लॉयज पर बहुत चिल्लाता है, कहता है किसी ने उसके भाई की जान ले ली और ये बात किसी को पता भी नहीं है कि उसे किसने मारा। तभी वहाँ पर वही डिटेक्टिव जोह्योन पहुँच जाता है। वो उस आदमी से कहता है मैं तुम्हारे भाई के केस के लिए यहाँ पर आया हूँ। जोह्योन उस आदमी को धमकी देता है और कहता है तुम खुद से कुछ भी करने की कोशिश मत करना, अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हमें उसी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक जोगेंग नाम के आदमी को देखते हैं। पता चलता है कि वो किसी कंपनी का वाइस चेयरमैन था और वो यहाँ पर मिस चोई से मिलने के लिए आया था। जोगेंग उसको कहता है मुझे पता चला है कि विजिलेंट को वो नाम पहली बार तुम्हें ने दिया था, मैं तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ।
विजिलेंट काफी अच्छा काम कर रहा है, लोग बहुत सेफ फील कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से विजिलेंट की इतनी अच्छी इमेज है, तुमने उसे इतना अच्छा नाम दिया है कि सब लोग उसे हीरो समझ रहे हैं। वो कहता है तुम बहुत टैलेंटेड हो और हम दोनों बिल्कुल एक ही तरह सोचते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मिस चोई कहती है मैं तुम्हारे ऑफर को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं अपना आर्टिकल बिना किसी के इन्फ्लुएंस के लिखती हूँ। ये सुनते ही वो हंसने लग जाता है। वो मिस चोई से कहता है मुझे पता चला है कि तुमने विजिलेंट को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मिस चोई वो रिकॉर्डिंग देने से मना कर देती है। तो वहाँ के लोग कहते हैं वो रिकॉर्डिंग तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो इस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का है और जो गैंग हमारी कंपनी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। तो मिस चोई कहती है मेरा जर्नलिज्म पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। तो वहाँ का ओनर कहता है तुम जो गैंग के साथ में काम कर सकती हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। फिर वो मिस चोई से अकेले में बात करता है। वो उससे कहता है मुझे विजिलेंट बहुत पसंद है, इसीलिए हम दोनों को मिलकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर वो उस पेन ड्राइव को लेकर वहाँ से निकल जाता है जिस पेन ड्राइव में मिस चोई ने विजिलेंट का वीडियो रिकॉर्ड किया था। फिर हमें पुलिस एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑफिसर बताता है जो मेथड उस आदमी ने ट्रेसिस को इरेज करने के लिए यूज किया था, वो सारा मेथड विजिलेंट से मिलता जुलता है। सीसीटीवी में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है और उस मर्डरर को मारने के बाद वो बिल्डिंग से हार्नेस लेकर नीचे उतरा था। तभी एक आदमी कहता है कहीं ये आदमी एक पुलिस वाला तो नहीं है। ये सब सुनकर जोयुन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इंसान पुलिस वाला ना हो। फिर वो सारा डेटा लेकर जियोंग के पुलिस एकेडमी पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं। जियोंग के फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ, तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है क्या। उसी टाइम पर जोयुन उसी तरफ आ रहा था। वो बिल्कुल उसके सामने से गुजरता है, लेकिन वो जियोंग को नहीं पहचानता। पर जियोंग को याद आ गया था कि पिछले रात ये आदमी उसके सामने से गया था। फिर जोयुन वो सारा डेटा लेकर जियोंग के प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है। वो उसे बताता है कि मैंने विजिलेंट का पैटर्न स्टडी किया है। फिर जोयुन उससे पूछता है क्या यहाँ पर और भी लोग आते हैं क्या। तो प्रोफेसर बताता है यहाँ पर उसके स्टूडेंट्स हेल्प करने के लिए आते रहते हैं। तो जोयुन कहता है क्या मैं आपके स्टूडेंट्स का फोटोज देख सकता हूँ। तो प्रोफेसर कहता है मैं अपने स्टूडेंट्स का पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को दे नहीं सकता। फिर जोयुन उससे कहता है विजिलेंट का सारा पैटर्न बिल्कुल एक पुलिस वाले की तरह है, अगर ऐसा हुआ कि वो एक पुलिस वाला है तब आप क्या करोगे। अगले सीन में हम मिस चोई को देखते हैं जो इंटरनेट पर प्रो विजिलेंट कंपनीज के बारे में सर्च कर रही थी। तो उसे यहाँ पर एक कंपनी के बारे में पता चलता है जिस कंपनी का नाम था सीवुल फ्यूचर रिसोर्सेज। पता चलता है कि वहाँ पर एक सामदो नाम का आदमी था और उस आदमी पर मर्डर के चार्जेस लगे थे, लेकिन एविडेंस नहीं होने की वजह से उसको रिलीज कर दिया गया था। फिर अगले सीन में हम जोयुन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करने। तो वहाँ का आदमी कहता है कल यहाँ पर एक आदमी आया था फुटेजेस चेक करने के लिए। ये सुनकर जोयुन को बहुत गुस्सा आ गया था। वो एकदम से गुस्से में उसी गुंडे के पास पहुँच जाता है जिस गुंडे के भाई ने उस लेडी का एक्सीडेंट किया था। वहाँ पर जितने भी गुंडे थे वो सबको मारने लग जाता है। अंदर जाकर वो उस गुंडे से कहता है मैंने तुमसे अच्छे से कहा था इन सब चीजों में मत पड़ना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अब तुम्हें मैं अच्छे से समझाऊंगा। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सबको मारने लग जाता है। ये सब देखकर वो गुंडा डर गया था। वो डर के मारे गेट बंद कर देता है, लेकिन जोयुन उस गेट को अपने एक हाथ से तोड़ देता है। वो उससे पूछता है तुम सीसीटीवी चेक करने के लिए गए थे ना, तुम्हें वहाँ पर क्या मिला। तो वो गुंडा कहता है मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। अगले सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो अटेंडेंस ले रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि जियोंग के फेस पर बहुत चोट के निशान हैं। वो उससे पूछता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो जियोंग कहता है ट्रेनिंग करते वक्त मुझे चोट लग गई। तो प्रोफेसर कहता है मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा तुम्हें ये चोट कैसे लगी। उसी टाइम पर वहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है और कहता है पुलिस वाले जियोंग से मिलने के लिए आए हैं। वहाँ पर एक लड़की आई हुई थी। वो पुलिस वालों को बताती है कि इसी लड़के ने मेरी जान बचाई थी। वो बताती है कल रात जब वो घर जा रही थी तब एक गुंडा आकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी टाइम पर जियोंग ने उसको बचा लिया। प्रोफेसर जियोंग से पूछता है तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। तो जियोंग कहता है मैं जल्दी ही पुलिस बनने वाला हूँ और मेरी एक सिविलियन के साथ कल रात लड़ाई हुई। अगर ये बात मैं आपको बताता तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम हो सकती है। वायलेंस किसी भी तरीके से वायलेंस ही होता है। दूसरी तरफ हम जोगैंग को देखते हैं। पता चलता है कि जोगैंग ने ही उस लड़की को वहाँ पर भेजा था। वो जानता था कि जियोंग के फेस पर जो चोट लगी है वो देखकर सबको शक होगा। साथ ही में उसका असिस्टेंट बताता है कि उस पेन ड्राइव में जियोंग का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन वहाँ पर बहुत अंधेरा था इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। फिर अगले सीन में जियोंग को याद आता है कि उस
आदमी ने उससे कहा था कि अगर हम दोनों ने साथ में मिलकर काम किया तो सब कुछ परफेक्ट होगा। अब यही सब सोचकर वो उस आदमी को मिलने के लिए बुलाता है। पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जोगैंगी था, जो दूसरा विजिलेंट बनकर उस आदमी को मारने के लिए आया था। फिर अगले सीन में हम मिस चोई को देखते हैं, जो उसी कंपनी सीवुल फ्यूचर रिसोर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई हुई थी। एक आदमी बताता है कि वो कंपनी इंपोर्ट और गेम डेवलपमेंट का काम करती है, लेकिन एक्चुअली में वो लोग एक बहुत बड़ा सा गैम्बलिंग साइट कोरिया में रन करते हैं और ये रूमर भी है कि वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। फिर मिस चोई उसी आदमी सामदो के बारे में पूछती है, तो यह आदमी बताता है कि वो एक जानवर है, जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसकी जान ले लेता है। फिर वो आदमी कहता है, मैं उस कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है, इसीलिए मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? फिर वो बताता है कि वो किसी एक्टर से मिलने वाला है। उस एक्टर ने मुझे ये बताया कि उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो ये सारा कुछ एक्सपोज करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। फिर अगले सीन में हम उसी आदमी सामदो को देखते हैं, जिसके बारे में मिस चोई इन्वेस्टिगेट कर रही है। पता चलता है कि उन लोगों ने 2 आदमियों को पकड़ के रखा था। उसमें से एक आदमी ने सामदो के अगेंस्ट कोर्ट में टेस्टिफाई किया था और कहा था कि वो एक मर्डरर है, और दूसरा आदमी उसका सारा ड्रग्स लेकर भाग गया था। वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हारे लिए 7 सालों तक काम किया है, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते हो। लेकिन सामदो उनकी बात नहीं सुनता है और वो उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर वो लोग बहुत सारे पिग्स को उनके सामने छोड़ देते हैं और वो सारे पिग्स उन्हें जिंदा ही खाने लगते हैं। उसी टाइम पर एक आदमी बताता है कि एक रिपोर्टर सीवुल कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस चोई को देखते हैं, जो उसी कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एक्टर के घर पहुंच गई थी, क्योंकि उस एक्टर के पास कोई इन्फॉर्मेशन था। वो दोनों जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो एक्टर फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, यानी कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। मिस चोई बताती है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, वो हमसे मिलने वाला था, तो वो अपनी जान क्यों लेगा। लेकिन पुलिस वाला उनकी कोई बात नहीं सुनता। फिर मिस चोई उस आदमी से पूछती है कि वो तुमसे कहाँ मिलने वाला था, तो वो आदमी बताता है वो मुझसे एक जगह पर मिलने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसने लोकेशन चेंज कर दिया। अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं, जो जोगैंग से मिलने के लिए जा रहा था। तभी उसे वहाँ पर वही लड़की मिल जाती है, जिस लड़की ने लास्ट मोमेंट पर आकर जियोंग को बचा लिया था। उसी टाइम पर हम जोयून को ऊपर ही देखते हैं। वो एकदम से जियोंग के पास पहुँच जाता है और कहता है, मैं विजिलेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। फिर जोयून उससे कहता है, अब क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो, इसीलिए तुम भी विजिलेंट वाले केस में इंटरेस्टेड होगे। जियोंग कहता है, मैं विजिलेंट की सारी न्यूज टीवी पर देखता हूँ और उसके बारे में एक रिपोर्ट भी लिख रहा हूँ। तो जोयून उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है विजिलेंट एक रिपोर्ट को कैसे लिखता होगा? तो जियोंग कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस रिपोर्ट को ऑब्जेक्टिवली लिखेगा, वो बिल्कुल भी एंटी सोशल साउंड नहीं करेगा। तो जोयून पूछता है, वो ऐसा क्यों करेगा? क्या वो छुपाने की कोशिश करेगा कि वो एक विजिलेंट है? तो जियोंग कहता है, विजिलेंट ऐसा नहीं सोचता है कि वो कोई क्राइम कमिट कर रहा है। तो जोयून बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, आज के बाद से मैं विजिलेंट को पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ पर जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं मैं वो सारे क्राइम्स को खत्म करने की कोशिश करूंगा। फिर वो कहता है, विजिलेंट जल्दी ही पकड़ा जाएगा, इसीलिए दोबारा से ये सब मत करना, वरना तुम्हारा सारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। जियोंग कहता है, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब प्रोफेसर ने जोयून को पूछा था कि अगर विजिलेंट पकड़ा गया तो तुम क्या करोगे। तो जोयून ने कहा था कि अगर विजिलेंट पकड़ा जाता है और मुझे पता चला कि वो एक स्टेडी और सही इंसान है, उसका काम अच्छा है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, वो यंग और गुड लुकिंग है, तो सारी पब्लिक बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाएगी, जिस चीज को हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। शायद इसीलिए वो अपने क्राइम्स को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने क्राइम्स को सबके सामने दिखा रहा है। इसीलिए हम कुछ लोगों का लिस्ट बनाएंगे जो विजिलेंट बन सकते हैं, और उसमें से सबसे वर्स्ट इंसान को पिक करेंगे और उस इंसान को सारे क्राइम्स के लिए हम फ्रेम कर देंगे, यानी कि सारा इल्जाम हम उस आदमी पे लगा देंगे और पब्लिक को बताएंगे कि जिस इंसान के लिए तुम लोग इतना वाइल्ड हो रहे थे वो तो एक वर्थलेस इंसान है, बेसिकली वो एक लूजर है, और ये सबसे बेस्ट तरीका है विजिलेंटिज्म को खत्म करने का। उसी टाइम पर हम देखते हैं जोगैंग उनको दूर से देख रहा होता है, और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है।
एपिसोड 5 के शुरुआत में हम जियोंग को उसी लड़की के साथ देखते हैं जिस लड़की ने उसकी हेल्प की थी। जियोंग उससे पूछता है तुम्हें ये काम किसने करने के लिए बोला, तो वो लड़की बताती है उसे ये सारा काम किसी एजेंसी ने दिया था और बदले में उसे उसका पेमेंट मिल गया। उसी टाइम पर उसे जोगैंग का कॉल आता है जो उसे ऊपर से ही देख रहा था। जोगैंग उससे कहता है कल मैंने तुम्हें देखा था, तुम डिटेक्टिव जोयुन से बात कर रहे थे, तुम दोनों ने क्या बात किया। लेकिन जियोंग उसको कुछ भी नहीं बताता। तो जोगैंग उससे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम्हें मेरी जरूरत है और जोयुन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए टाइम आ गया है, हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए। फिर जोगैंग उसको दोबारा से पूछता है तुम्हारे और जोयुन के बीच में क्या बात हुई। तो जियोंग कहता है जोयुन को पता चल गया है कि मैं ही विजिलेंट हूँ। वो बताता है मेरे बारे में बस 2 ही लोग जानते हैं, एक तुम और दूसरा जोयुन, इसलिए मुझे तुम पर शक हो रहा है, तुम दोनों मिले हुए हो। फिर जियोंग उससे कहता है मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरा फोन क्लोन कर लिया है और तुम मुझ पे हर वक्त नजर रख रहे हो। जोगैंग उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारा फोन क्लोन किया है। तो जियोंग कहता है तुम्हारी हरकतों से मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर जियोंग उससे कहता है अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो फिर जोयुन के फोन का क्लोन बनाकर मेरे पास लेकर आओ, मुझे उसके फोन पर नजर रखना है। अगले सीन में हम मिस चोई को देखते हैं जो उसी रिपोर्टर के साथ एक जगह पर आई हुई थी। ये एक्चुअली में सामदो का फैक्ट्री था। सामदो वही आदमी था जो सीवुल कंपनी का ओनर था। वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सर्वर रूम मिलता है। यहाँ पर हर एक टाइप की इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी। वो लोग वहाँ का सब कुछ चेक कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो आदमी समझ गया था कि यहाँ पर जरूर कोई छुपा हुआ है। इसके पहले कि वो उन्हें पकड़ता, मौका पाकर वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन उस आदमी के हाथ में नाइफ था। वो उस नाइफ को लेकर उस दूसरे रिपोर्टर पर अटैक कर देता है। वो उस रिपोर्टर को जान से मार देता है। मिस चोई मौका पाकर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाती है। फिर थोड़ी ही देर में वो पुलिस वालों को लेकर दोबारा से उसी जगह पर आती है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उस पूरे सर्वर रूम को बदल दिया गया था। मिस चोई उन्हें वही वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है यहाँ पर पहले सर्वर रूम था। अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं। तभी उसके पास जोगैंग का मैसेज आता है। मैसेज में उसने एक लॉकर के बारे में बताया था। लॉकर के पास पहुँचते ही उसे वहाँ पर एक फोन मिलता है और इस फोन को जोगैंग ने जोयुन के फोन से क्लोन कर दिया था। यानी कि जोयुन के फोन में अब जो भी हो रहा था वो सारा कुछ जियोंग देख सकता था। उसी टाइम पर एक न्यूज आ रही थी और न्यूज में उसी एक्टर के बारे में बताया जा रहा था जिस एक्टर की बॉडी उसके ही घर पर मिली थी। बताया जाता है कि वो एक्टर रिपोर्टर से मिलने वाला था, लेकिन मिलने से पहले ही उसकी डेड बॉडी उसके घर पर मिली। मरने से पहले उसने एक रिपोर्टर को मिलने के लिए बुलाया था और मैसेज करके कहा था कि उसके पास सीवुल कंपनी के अगेंस्ट कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो लोग इलीगल गैम्बलिंग वेबसाइट रन करते हैं। और साथ ही में उस सर्वर रूम का एक वीडियो भी दिखाया जाता है जो मिस चोई ने बनाया था। और साथ ही में ये भी बताया जाता है कि वहाँ के एक आदमी ने एक रिपोर्टर को जान से मार दिया और इस कंपनी का चेयरमैन जिसका नाम सामदो है उसको रिसेंटली जेल से रिलीज कर दिया गया है, ये बोलकर कि कोई एविडेंस नहीं था जबकि उसने किसी का मर्डर किया था। दूसरी तरफ हम सामदो को देखते हैं जो सीवुल कंपनी का ओनर था। वो इस टाइम पर कमिश्नर से बात कर रहा था, यानी कि कमिश्नर भी इन सब चीजों में मिला हुआ था। उसको सामदो के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। अगले सीन में हम उसी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के ओनर को देखते हैं। वो मैनेजर पर बहुत चिल्ला रहा था। वो उससे कहता है तुम लोगों ने ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट क्यों किया, ये करके तुम लोगों ने मुझे बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल दिया है और मिस चोई से बोल देना आगे से ऐसी कोई भी हरकत ना करे। अब मैनेजर आकर मिस चोई पर बहुत चिल्लाता है, कहता है तुम्हारी वजह से उस रिपोर्टर की जान चली गई, तुम्हें क्या जरूरत थी इन सब चीजों में पड़ने की, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इमोशंस है या नहीं। तो मिस चोई कहती है तुम हर वक्त रिश्वत लेते हो इसलिए तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं किस टाइप की रिपोर्टर हूँ। अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिस आदमी ने उस रिपोर्टर को मार दिया था और वो उस रिपोर्टर की बॉडी को जला रहा था। इस तरफ हम एक गुंडे को देखते हैं जो मिस चोई का पीछा कर रहा था। वो एकदम से आकर उसे किडनैप कर लेता है, लेकिन इसके पहले कि वो उसे मारता तभी वहाँ पर जोयुन पहुँच जाता है। मिस चोई उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर यहाँ पर अटैक होने वाला है, तुम्हें किसी ने टिप दिया है क्या। तो जोयुन कहता है मैं किसी और काम से यहाँ पर आया था। वो मिस चोई से कहता है तुम आगे से विजिलेंट को सपोर्ट मत करना, अगर तुम खतरे में नहीं रहना चाहती हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। तो मिस चोई कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम विजिलेंट को पकड़ नहीं पा रहे हो या फिर पकड़ना ही नहीं चाहते हो। तो
जोयून कहता है विजिलेंट बहुत जल्दी ही पकड़ा जाएगा। फिर वो उस गुंडे के हाथ में हैंडकफ लगा देता है और पूछता है कि तुम मिस चोई को मारने के लिए क्यों आए थे, लेकिन वो गुंडा कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तो जोयून उसको एक डायरी देता है और कहता है उन सारे लोगों का नाम लिखो जितने भी लोगों से तुम पिछले 6 महीने में मिले हो। वो गुंडा बताता है कि सामदो के मैनेजर ने कहा था कि मिस चोई का मर्डर कर दो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। दूसरी तरफ हम सामदो के आदमियों को देखते हैं जो बहुत सारे इंसानों की बॉडी को कट करके डिस्पोज कर रहे थे। उसी टाइम पर जोयून वहाँ पर पहुँच जाता है। जोयून उन लोगों से कहता है मैं एक पुलिस वाला हूँ और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें इंसानों की तरह ट्रीट करूँ तो जैसा मैं बोलता हूँ बिल्कुल वैसा करो। लेकिन सारे गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, पर जोयून बहुत स्ट्रांग था। वो बहुत ही आसानी से सबको अकेले ही मारने लग जाता है। ये सब देखकर वो आदमी बहुत डर गया था क्योंकि जोयून ने अकेले ही सब लोगों की चटनी बना दी थी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बाकी के पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं। उस जगह पर बहुत सारे पिग्स थे और वो इंसानों की बॉडी को खा रहे थे, यानी कि सामदो ने जितने भी लोगों का मर्डर किया था सब लोगों की बॉडी को पिग्स को खिला दिया था। अब ये सारा कुछ न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बताया जाता है कि देखने में ये बिल्कुल एक नॉर्मल फैक्ट्री की तरह लग रहा था। रिपोर्टर ये बताती है कि सामदो और उसके आदमी सारे ही विजिलेंट हैं, यानी कि जोयून ने गलत न्यूज मीडिया में रिलीज कर दिया था। सबको ये बताया था कि सामदो और उसके लोग असली विजिलेंट हैं और इन्हीं लोगों ने सबका मर्डर किया है। अगले सीन में हम कमिश्नर को देखते हैं जो जोयून पर बहुत चिल्ला रहा था। वो कहता है तुमने मेरे परमिशन के बिना ये सब कुछ क्यों किया और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि सामदो और उसकी कंपनी विजिलेंट है। जोयून कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे पास एविडेंस है। दूसरी तरफ हम सामदो को देखते हैं जो बहुत चिढ़ गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जोयून उन्हें विजिलेंट क्यों बोल रहा है। वो कहता है उसने मिस चोई की हेल्प की और उसने हम लोगों को फंसा दिया। अगले सीन में हम सामदो के किसी आदमी को देखते हैं जो एक बुक स्टोर में आया हुआ था। उसी टाइम पर बाहर से जियोंग उस पर नजर रख रहा था। बाहर से दिखने में वो एक बुक स्टोर था, लेकिन अंदर जाकर वहाँ पर एक सीक्रेट रूम था जहाँ पर लड़कियों को किडनैप करके लाया जाता था। वो जैसे ही अंदर जाता है तभी जियोंग वहाँ पर पहुँच गया था। वो उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वहाँ पर एक सीक्रेट लॉकर था और उस लॉकर के अंदर एक फाइल था। जियोंग उस फाइल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इस तरह ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का ओनर इन दोनों पर चिल्ला रहा था। वो उन दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों को इस कंपनी से रेजिग्नेशन देना होगा या फिर बुलेटिन बोर्ड पर एक अपॉलोजी लिखनी होगी। इस विजिलेंट की वजह से हमारी कंपनी का बहुत नाम खराब हुआ है। मिस चोई कहती है आपको सच में लगता है कि वो लोग विजिलेंट हैं? उसी टाइम पर टीवी पे एक न्यूज आ रहा था। बताया जा रहा था कि एक बुक स्टोर के अंदर एक आदमी का मर्डर हो चुका है। वो आदमी एक ड्रग ऑफेंडर था और उसके ऊपर बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस भी थे और क्राइम सीन पर एग्जैक्टली वही लिखा हुआ था जो जियोंग ने पहली बार उस इंसान को मारने के बाद लिखा था। मिस चोई कहती है ये है असली विजिलेंट, ये काम विजिलेंट का है। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि जो भी उस फार्म पर दिखाया गया वो विजिलेंट का काम नहीं था, बल्कि वो सारा कुछ फ्रेम किया गया था। अगले सीन में हम सामदो को देखते हैं जिसे बताया जाता है कि उस आदमी का बुक स्टोर में मर्डर हो चुका है। पता चलता है कि वो सामदो का एक मेन आदमी था। ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। इस तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो अपना काम करके वहाँ से निकल रहा था। उसी टाइम पर जोह्यून उसका पीछा करने लग जाता है। वो जियोंग को आवाज लगाता है लेकिन जियोंग उसको जवाब नहीं देता। वो वहाँ से भागने लग जाता है तो जोह्यून उसका पीछा करता है। वो दोनों ही काफी तेजी से भाग रहे थे। तभी जियोंग ब्रिज के कॉर्नर पे चढ़ के वहाँ से कूद के भाग जाता है। एक्चुअली में जियोंग भाग नहीं रहा था, बल्कि वो एक सेफ जगह देख रहा था जहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जियोंग उससे पूछता है तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? तो जोह्यून कहता है मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, ये सारा कुछ यहीं पर बंद कर दो और मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें लीड करूंगा। जियोंग कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि पहले तुमने किसी की जान ली है और जब तुमने मुझे अरेस्ट नहीं किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सारे केसेस को अनऑफिशियली हैंडल करते हो, वो भी किसी और के ऑर्डर पर। अगर देखने गए तो हम दोनों बिल्कुल ही सेम हैं, फिर तुम मुझे कैसे लीड करोगे? फिर जियोंग उससे पूछता है क्या तुम कभी भी ऐसे इंसान की जगह पे रहे हो जो कमजोर होता है, जिसे बुली किया जाता है, जिनके साथ गलत होता है? तुम उस फीलिंग को जानते हो क्या जब तुम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाते हो, जब कोई क्राइम तुम्हारा पूरा लाइफ बर्बाद करके रख देता है। जिस लॉ पर हम भरोसा करते हैं वो लॉ क्रिमिनल्स का साथ देता है और विक्टिम्स को निग्लेक्ट करता है। फिर जियोंग उससे कहता है मैं तुमसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ,
अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और उसे अपने किए पर पछतावा भी नहीं हो रहा है और जेल से छूटने के बाद वो लोग दोबारा से वही सेम क्राइम कमिट करते हैं, और अगर तुम्हें चांस मिले कि तुम इनोसेंट लोगों की जान बचा सको उस एक क्रिमिनल को सजा देकर, तो क्या ये सही है या फिर गलत है? तो जोयुन कहता है यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गलत हो ही नहीं सकते हो। तुम्हारे जैसे लोग लास्ट में मॉन्स्टर बन जाते हैं। जियोंग उससे कहता है मैंने तुमसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या मैंने ये सब करके गलती की? इतना बोलकर वो जोयुन को मारने आता है, लेकिन जोयुन बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो जियोंग को बहुत मारने लगता है। जोयुन उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम कौन सा है? किसी का मर्डर करना, सेक्सुअल असॉल्ट करना? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ट्रीजन है, यानी कि किसी का ट्रस्ट बिट्रे करना, किसी को धोखा देना, किसी का भरोसा तोड़ना। तुम एक वायलेंट ऑफेंडर नहीं हो, बल्कि तुम एक ट्रेटर हो, एक धोखेबाज इंसान। तुम जिस लॉ के बारे में बात कर रहे हो तुम उसी लॉ को चैलेंज कर रहे हो। जियोंग खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जोयुन उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। फिर जोयुन उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम सही हो और तुम सिस्टम को वायलेंस के साथ चैलेंज कर रहे हो। मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। अगर मैं एक इंसान की तरह सोचूं तो मैं तुम्हारे हर बात से अग्री करता हूँ, लेकिन अगर मैं एक पुलिस वाले की जगह पर रहकर देखूं तो तुम्हारी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा जॉब मेरी लाइफ को एक मीनिंग देता है और मैं इस बात से प्राउड हूँ कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और हमारे सिस्टम में ऐसे पुलिस वाले हैं जो करप्ट हैं। ये सब देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर जोयुन उसे कहता है अगर तुमने अपना डायरेक्शन थोड़ा सा बदल दिया तो फिर तुम एक बहुत अच्छे पुलिस वाले बन सकते हो। फिर वो जियोंग का गला दबाने लग जाता है और कहता है तुम एक धोखेबाज इंसान हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए और यही इकलौता सोल्यूशन है। उसी टाइम पर जोगैंग उन दोनों को ऊपर से देख रहा था और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में हम देखते हैं जोयुन जियोंग का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। वो जियोंग से कहता है तुम एक ट्रेटर हो और तुम्हें तो मर जाना चाहिए। वो जियोंग से कहता है अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो एक पुलिस ऑफिसर बन जाओ, हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। तो जियोंग कहता है तुमसे ये सब कमिश्नर ने करने के लिए बोला है क्या? जैसे तुम उसकी हर एक बात सुनते हो, क्या ये भी उसी का ऑर्डर है? फिर वो बहुत ही मुश्किल से खुद को डिफेंड कर लेता है। वो जोयुन से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे अरेस्ट करते हो या फिर मेरी जान लेते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया मुझे क्या बोलती है। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है। अगर दूसरे डेविल को मारने के लिए मुझे डेविल बनना भी पड़े तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और मैं जानता हूँ तुम ये बात पहले से जानते हो कि कमिश्नर और सामदो मिले हुए हैं और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सिर्फ बातें मत करो, तुम मुझे ये सब करके दिखाओ कि लॉ उन दोनों को रोकेगा, उनके किए की सजा उन्हें दिलाएगा। मुझे दिखाओ कि जस्टिस सच में एग्जिस्ट करता है। अगर तुमने मुझे ये सब कुछ दिखा दिया उस दिन से मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, जो तुम बोलोगे वैसा मैं करूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगले सीन में हम कमिश्नर को देखते हैं जो जोयुन से कहता है तुम्हें इस विजिलेंट वाले केस से निकाला जाता है, तुम टीम लीडर की पोजीशन से स्टेप डाउन कर दो। फिर वो एक जगह पर आकर उसी आदमी से बात करने के लिए आता है जो आदमी मिस चोई को मारने के लिए गया था। वो उससे पूछता है तुम्हें चोई को किडनैप करने का ऑर्डर किसने दिया? तो वो आदमी कहता है मैं तो बस उतना ही करता हूँ जो सामदो का मैनेजर मुझे करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट था। वहीं पर जोगैंग भी था। एक्चुअली मैं वही जियोंग को हॉस्पिटल लेकर आया था। इस टाइम पे जियोंग सोया हुआ था। जोगैंग उससे कहता है मुझे पता है कि जोयुन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लॉजिकली और मोरली तुमने जोयुन को क्रश कर दिया, तुम उस पर भारी पड़े। वो उससे कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो जियोंग के साथ एक सेल्फी लेता है और कहता है शायद ऐसा मोमेंट दोबारा से ना मिले। फिर वो जैसे ही उठता है तो टीवी पर न्यूज आ रहा था। न्यूज में बताया जाता है कि मिस चोई जिस प्रोग्राम पर काम कर रही थी उसे उस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, यानी कि अब वो विजिलेंट का केस कवर नहीं करेगी। अब यही सब देखकर जियोंग जोगैंग को मैसेज करता है और कहता है कि मिस चोई की हेल्प करो ताकि वो अपनी रिपोर्टिंग कंटिन्यू रख सके। अब इसीलिए जोगैंग मिस चोई को उसका खुद का एक ऑफिस दे देता है ताकि वो अपना रिपोर्टिंग कंटिन्यू रख सके। जोगैंग उससे
कहता है तुम्हें तुम्हारा ऑफिस मिल चुका है, अब आगे का प्लान क्या है। तो चोई कहती है जो कुछ भी सामदो ने अभी तक किया है मैं वो सब कुछ एक्सपोज करूंगी। ऐसा करने से गवर्नमेंट एजेंसीज मजबूर हो जाएंगे और उन्हें इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। फिर उसी दिन से वो अपना रिपोर्टिंग चालू कर देती है। वो सबको बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कभी भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेगी और अगर किसी भी तरीके से उसकी मौत हो गई तो समझ जाना कि वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, किसी ने उसका मर्डर किया है और उसे पूरा भरोसा है जितने भी लोग जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं वो उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। ये सारा कुछ देखकर कमिश्नर बहुत गुस्से में आ गया था। दूसरी तरफ हम जोयुन को देखते हैं जो सामदो के एक और आदमी को पकड़कर लेकर आया था। वो उन दोनों से पूछता है तुम दोनों में से कौन मुझे बता सकता है कि सामदो का मैनेजर कहाँ मिलेगा। अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं जो सामदो के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसे पता चलता है कि सामदो ने रिसेंटली एक चर्च के इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और उसने उस चर्च को 9 बिलियन वॉन दिए थे। दूसरी तरफ हम किसी आदमी को देखते हैं जो उसी चर्च में था। वो किसी आदमी से फोन पर बात कर रहा था। वो कहता है मैं सारे पैसों को क्रिप्टो करेंसी कॉइन में कन्वर्ट कर दूंगा और यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दूंगा। फिर वो एक लॉकर के पास आकर वहाँ से एक फाइल निकालता है और साथ ही में वहाँ पर एक पेन ड्राइव भी था। वो सारा कुछ देख ही रहा होता है, इतने में जियोंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उस आदमी पर अटैक कर देता है। जियोंग ने उस पेन ड्राइव को अपने पास रख लिया था। पता चलता है कि सामदो ने इस चर्च को बहुत सारा पैसा दिया था और वो सारा डिटेल्स इस पेन ड्राइव में था। उसी टाइम पर जियोंग को बाहर से कोई देख लेता है, इसीलिए वो उस आदमी के पीछे भागने लगता है। बाद में पता चलता है कि ये तो जोगैंग था। वो जियोंग से कहता है तू मुझे एक्सेप्ट कर लो, अगर हमने साथ में काम किया तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, हम साथ में परफेक्ट होंगे। तुमने मुझे कहा था इसलिए मैंने मिस चोई को उसका खुद का ऑफिस भी बना के दिया, साथ ही में जोयुन का फोन भी क्लोन करके दिया। जियोंग कहता है मैं सब जानता हूँ, तुम अपना मास्क हटाओ ताकि मैं जान सकूं कि तुम ये सब मजे के लिए नहीं कर रहे हो। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। ये सुनते ही जोगैंग अपना मास्क हटा देता है। अब जियोंग उस चर्च के बारे में सारा कुछ उसे बता देता है। वो कहता है उस चर्च का जो पास्टर है वो सामदो और कमिश्नर से पैसे कलेक्ट कर रहा है, वो उन लोगों के पैसे को मैनेज कर रहा है। फिर वो उसे वही पेन ड्राइव देता है जो उसे चर्च में मिला था। वो कहता है ये पेन ड्राइव जाकर मिस चोई को दे दो ताकि सबसे पहले वो सब कुछ एक्सपोज कर सके। अगले सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं। उसके पास एक योंगिल नाम का आदमी आया हुआ था। पता चलता है कि विजिलेंट वाले केस से जोह्यून को निकाल दिया गया था और इस नए ऑफिसर को असाइन किया था। वो कहता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर मुझे पता चला है जोह्यून तुमसे मिलने आया था, तुम दोनों ने किस बारे में बात किया। प्रोफेसर बताता है मैंने रिसेंटली एक केस फाइल लिखा था। वो उसी केस फाइल के बारे में पूछ रहा था। योंगिल कहता है क्या तुम मुझे डिटेल्स बता सकते हो। तो प्रोफेसर कहता है तुम्हें ये सारा कुछ जोह्यून से ही पूछना चाहिए। उसी टाइम पर जियोंग वहाँ पर आया हुआ था। योंगिल प्रोफेसर से कहता है मैं तुमसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या जोह्यून ने तुमसे कहा था कि उसे तुम्हारे स्टूडेंट्स की फोटो देखनी है। प्रोफेसर कहता है उसने मुझसे कहा तो था लेकिन मैंने उसे नहीं दिखाया क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी को दे नहीं सकता। तभी जियोंग वहाँ पर आता है। प्रोफेसर उससे कहता है कुछ टाइम के लिए तुम मेरी हेल्प मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। तो जियोंग कहता है मैं आपकी हेल्प करूंगा जब तक आप अपना ऐप कंप्लीट नहीं कर लेते, लेकिन प्रोफेसर मना कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जितने भी अपकमिंग पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी सेरेमनी चल रही थी और यहाँ पर कमिश्नर भी आया हुआ था। कमिश्नर सबको बता रहा होता है कि तुम्हें किसी से भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, जबकि सबसे बड़ा रिश्वतखोर तो वो खुद ही था। अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो चर्च के अंदर से वो फाइल निकालने के लिए आया था। उस टाइम पर जियोंग ने उस पर अटैक कर दिया था। उसी टाइम पर उस चर्च का पास्टर वहाँ पर आता है। वो उस आदमी से पूछता है क्या तुमने सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए जो मैंने तुमसे करने के लिए बोला था। तो वो आदमी हाँ बोलता है। फिर वो उसे एक बॉक्स देता है जिसके अंदर बहुत सारे फोन्स थे और उन सारे फोन में क्रिप्टो करेंसी का डेटा था। तभी अचानक से वहाँ पर जियोंग पहुँच जाता है और वो सारे लोगों को मारने लगता है, लेकिन पास्टर ऊपर की तरफ भाग गया था। वो ऊपर पहुंचकर पास्टर को बहुत मारता है। वो आदमी कहता है मैं इस चर्च का पास्टर हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो, तुम्हें गॉड से डर नहीं लगता है। तो जियोंग कहता है क्या तुम्हें गॉड ने ये सब कुछ सिखाया है जो तुम कर रहे हो। पास्टर पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। तो जियोंग कहता है इस दुनिया में जितने भी कमजोर लोग हैं मैं चाहता हूँ उन्हें जस्टिस मिले और मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे क्रिमिनल्स को बर्बाद होता हुआ देखे। फिर वो उस पास्टर को जान से मार देता है। फिर थोड़ी ही देर में न्यूज में सारा कुछ ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बताया
जाता है कि पेस्टर मर चुका है और देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काम भी विजिलेंट का ही है। अगले सीन में हम कमिश्नर को देखते हैं जो सामदो से कहता है उसने पेस्टर को मार दिया है। तुम्हें नहीं लगता है कि अगला टारगेट हम दोनों ही हैं? सामदो कहता है तुम टेंशन मत लो, जोह्यून, मिस चोई और विजिलेंट को मैं खुद मारूंगा। इस तरफ जोगैंग चोई को वही पेन ड्राइव दिखाता है जो उसे जियोंग ने दिया था। चोई पूछती है तुम्हें ये सब कुछ कहाँ से मिला? क्या तुम जानते हो कि विजिलेंट कौन है? जोगैंग कहता है मेरी खुद की एक इंटेल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है। उन लोगों ने इस पेन ड्राइव को ढूंढ के निकाला है और इस पेन ड्राइव से पता चल जाएगा कि वो पेस्टर कैसा इंसान था। फिर अगले सीन में मिस चोई सारा कुछ न्यूज में बताने लग जाती है। जो कुछ भी उस पेन ड्राइव में था वो सारा कुछ ब्रॉडकास्ट कर रही थी। वो उस पेन ड्राइव का फाइल पब्लिक करने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर जोह्यून पहुँच जाता है और उसे ऐसा करने नहीं देता। वो चोई से पूछता है तुम्हें ये फाइल्स कहाँ से मिली? तो चोई कहती है तुम ऐसे अंदर नहीं घुस सकते हो, तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। जोह्यून कहता है विजिलेंट तुम्हारे आस पास ही है, तुम्हें नहीं पता है क्या कि ये कितना डेंजरस है? चोई कहती है मुझे किसी से डर नहीं लगता है, इसलिए तुम यहाँ से बाहर निकलो। तो जोह्यून कहता है मुझे पूरा भरोसा है, ये पेन ड्राइव तुम्हें विजिलेंट ने ला कर दिया है। तुम विजिलेंट को सबके सामने हीरो दिखाकर लोगों को एक्साइट करने की कोशिश कर रही हो, तुम चीजों को और ज्यादा वर्स कर रही हो। तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तुम्हारी कभी भी मौत हो सकती है। ये सब सुनकर चोई हंसने लग जाती है। वो कहती है तुम्हारी इनसाइट्स बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और रही बात विजिलेंट की तो मैं उसकी मदद करना नहीं छोड़ूंगी। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो कोई आदमी उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लग जाती है। पता चलता है कि ये सामदो का मैनेजर था। तभी अचानक से वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और वो जोह्यून को मारने लग जाता है, लेकिन इतना करने का भी कोई फायदा नहीं होता। जोह्यून उन दोनों को मारने लगता है। वो उन दोनों से पूछता है तुम्हें ये सब करने का ऑर्डर किसने दिया? तो वो दोनों कहते हैं वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम नाम जान के क्या कर लोगे, तुम तो मरने ही वाले हो। तो जोह्यून कहता है तुम दोनों ट्राई करके देख लो, अगर मैं आज नहीं मर पाया तो मैं तुम दोनों की जान तब लूंगा जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। फिर भी जोह्यून की हालत बहुत खराब हो गई थी। इसके पहले कि वो उसे मारते तभी वहाँ पर जियोंग पहुँच गया था। वो दोनों समझ जाते हैं कि यही विजिलेंट है। उन दोनों ने जियोंग को देख लिया था और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के शुरुआत में हम जोह्यून को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि पिछले रात उसको सामदो के लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था और उस टाइम पर जियोंग ने आकर उसे बचा लिया था। अब ये सारा कुछ न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि जिसने भी जोह्यून की जान बचाई वो और कोई नहीं बल्कि विजिलेंट था। टीवी पर ये न्यूज देखकर जोगैंग जियोंग को कॉल करता है। वो जियोंग से कहता है ये हमारा प्लान नहीं था। तो जियोंग कहता है ये हमारे प्लान का एक पार्ट था, मैं जोह्यून को एक विजिलेंट में बदल दूंगा, वो खुद ही एक विजिलेंट बन जाएगा। अगले सीन में हम सामदो को देखते हैं जो अपने मैनेजर पर बहुत चिल्ला रहा था क्योंकि पिछले रात उसने अपने मैनेजर को जोह्यून को मारने के लिए भेजा था, लेकिन जोह्यून अभी भी जिंदा था। इस वजह से वो बहुत चिढ़ा हुआ था। तो उसका मैनेजर उल्टा उसी पर चिल्लाने लगता है, कहता है पहले से मैं बहुत ही खराब मूड में हूँ, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो मुझे बताओ। वो सामदो से कहता है अब मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। अगले सीन में हम सीवुल कंपनी के डायरेक्टर को देखते हैं जो सारे क्रिप्टो करेंसी के प्राइवेट कीज लेने के लिए आए हुए थे। तभी वो देखता है बाजू वाले रूम से धुआं निकल रहा था। उसी टाइम पर जियोंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उन सबको मारने लग जाता है और सारे क्रिप्टो करेंसी का प्राइवेट कीज लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद सारे डिजिटल कॉइन्स को एक्चुअल पैसे में कन्वर्ट करके सारे पैसे एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ देता है जो कुछ छोटे बच्चों का अनाथ आश्रम था। अब अगले दिन सारा कुछ मिस चोई न्यूज में ब्रॉडकास्ट कर देती है। वो बताती है कि पिछले रात एक ऑफिस में आग लग गई थी। वहाँ के वॉल पर लिखा था मैं सारे डिजिटल कॉइन्स को सेल करके सारे पैसों को डोनेट कर दूंगा और मेरे डोनेट करने से पहले सामदो और कमिश्नर को खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। चोई बताती है ये नॉर्मल फायर का केस नहीं था बल्कि ये सारा कुछ विजिलेंट ने किया है। ये उसका एक काउंटर अटैक था। उसने खुद से सामदो और कमिश्नर को मेंशन किया
किया है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, वो दोनों साथ में मिले हुए हैं। लेकिन अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि उनके पास एविडेंस नहीं है। और साथ ही में ये भी बताया जाता है कि पिछले रात एक हुडी वाला लड़का बहुत सारे पैसे ऑर्फनेज के बाहर छोड़कर चला गया। जिस लेडी को वो पैसे मिले थे वो सारा कुछ न्यूज में बता देती है। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि पुलिस वाले सामदो को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग विजिलेंट के पीछे पड़े हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि विजिलेंट और मिस चोई में कोई कनेक्शन है। ये सारा कुछ देखकर कमिश्नर बहुत खुश हो रहा था। उसी टाइम पर सामदो उसके घर पहुंच जाता है। कमिश्नर उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो पता है ना क्या होगा। सामदो उससे कहता है, मेरे बिना तुम कोई भी प्लान कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर मैं फंसा तो तुम भी फंसोगे। कमिश्नर कहता है, क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो? वो सामदो से कहता है, तुम बस 6 महीने की सजा काट लो, उसके बाद मैं तुम्हें जेल से निकलवा दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी बोला तो तुम्हारी सजा बस बढ़ेगी। ये सब सुनकर सामदो को बहुत गुस्सा आ गया था। वो अपने सेक्रेटरी को ही मारने लग जाता है। वो उसे चोई को मारने का ऑर्डर देता है और कहता है, पता करो कि ये विजिलेंट कौन है। कहीं न कहीं मिस चोई और विजिलेंट कनेक्टेड है। फिर हमें उसी ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग ने सारे पैसे डोनेट कर दिए थे। उसी टाइम पर सामदो का मैनेजर वहाँ पर पहुँच जाता है और उस लेडी को जान से मार देता है। फिर अगले दिन न्यूज में सारा कुछ ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बताया जाता है कि वो लेडी बहुत ही अच्छी इंसान थी। उसने हमेशा बच्चों के बारे में अच्छा सोचा और उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब उसका मर्डर हो चुका है। और साथ ही में ऑर्फनेज के बाहर बिल्कुल वैसा ही लिखा था जैसा विजिलेंट हर बार लिख कर जाता था। न्यूज में ये बताया जाता है कि ये किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का काम है और उन लोगों ने विजिलेंट पे अपना गुस्सा निकाला है। इन सब चीजों की वजह से जियोंग बहुत डिस्टर्ब हो गया था। फिर रात में अचानक से वो उठकर कहीं बाहर निकल जाता है, लेकिन इस टाइम उसके दोस्त ने नोटिस कर लिया था। जियोंग बाहर आकर जोगेंग को कॉल करता है। वो कहता है, वो लोग जानबूझकर मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले कि और मासूम लोगों की जान जाए, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। जोगेंग पूछता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो तुम फंस जाओगे। जियोंग कहता है, मिस चोई पर नजर रखो, मुझे पूरा भरोसा है वो लोग दोबारा से उसे मारने आएंगे। उसी टाइम पर हम देखते हैं जियोंग का फ्रेंड उसे दूर से देख रहा होता है। अगले सीन में हम सामदो के सारे गुंडों को देखते हैं जो मिस चोई को मारने के लिए पहुंच गए थे। दूसरी तरफ हम मिस चोई को देखते हैं जो अपने डैश कैम का वही वीडियो फुटेज देख रही थी। जब विजिलेंट ने पहले इंसान को मारा था तब जियोंग उसके सामने से होकर गया था, लेकिन फिर भी चोई उसे पहचान नहीं पाई थी। जियोंग को देखकर उसे शक होता है। उसी टाइम पर वो सीसीटीवी पर देखती है सामदो के सारे गुंडे उसे मारने के लिए पहुंच गए थे। अब वो मौका पाकर वहाँ के हर एक कॉर्नर में कैमरा इंस्टॉल कर देती है और वहाँ पर जितने भी गुंडे थे और वो जो कुछ भी कर रहे थे, चोई सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। शहर के सारे लोग ये स्ट्रीमिंग देखने लग जाते हैं। सबको पता चल गया था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इस तरफ गुंडों को पता चल गया था कि चोई सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, इसीलिए वो लोग वहाँ का सारा कैमरास डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी टाइम पर वो लोग चोई को देख लेते हैं। वो लोग अंदर जाकर उसे एकदम से पकड़ लेते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो उसे मारते तभी वहाँ पर जोगेंग पहुँच जाता है और एक बैट लेकर सबको पीटने लगता है। वो इतनी बुरी तरीके से सबको मार रहा था, ये सब देखकर चोई भी शॉक हो गई थी। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। चोई आराम से एक जगह पर बैठी हुई थी। उसी टाइम पर जियोंग वहीं से गुजर रहा था। वो चोई को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आती है। चोई ऑफिसर को बताती है, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था मुझे रेगुलरली थ्रेटन किया जा रहा है, इसीलिए मैंने वहाँ पर कैमरा सेट कर दिए और एक रैंडम इंसान जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था उसने आकर मेरी जान बचाई। चोई कहती है, तुम्हें क्यों लगता है कि वो विजिलेंट था? वो एक बैट लेकर सबको मार रहा था। वो विजिलेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि विजिलेंट कभी भी कोई वेपन यूज नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर प्रोफेसर अपनी क्लास ले रहा था। तभी वहाँ पर योंगिल पहुँच जाता है जो विजिलेंट वाले केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो यहाँ पर जियोंग से बात करने के लिए आया था। वो जियोंग से पूछता है, जब कल रात चोई पर अटैक हुआ था उस टाइम पर तुम कहाँ थे? तो जियोंग कहता है, मैं आपको ये सब नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरी प्राइवेट लाइफ है और तुम किस बेसिस पर मुझे सस्पेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो योंगिल कहता है, तुम पहले जोयुन से मिल चुके हो और तुम्हारी फिजिक बिल्कुल विजिलेंट की तरह है और जो फोन हर क्राइम सीन पर यूज किया गया है वो फोन इस यूनिवर्सिटी में एक बार ऑन हुआ है। तभी प्रोफेसर बीच में बोलता है। वो योंगिल से कहता है, तुम जानते हो ये एक यूनिवर्सिटी है, जब तक जियोंग गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता कि तुम मेरे स्टूडेंट को
ऐसा ट्रीट करो। योंगिल जियोंग से कहता है, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे? तो जियोंग कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जाते वक्त एक दूसरा ऑफिसर योंगिल से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि यही विजिलेंट है? तो योंगिल कहता है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बेचने के लिए फोन में वॉलेट यूज करना पड़ता है और वो फोन इसी यूनिवर्सिटी में ऑन हुआ है। फिर अगले सीन में योंगिल जोह्यून से मिलने के लिए आया था। अभी तक जोह्यून को होश नहीं आया था। योंगिल उसे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। योंगिल के वहाँ से जाते ही जोह्यून अपनी आंखें खोलता है, यानी कि वो सारी बातें सुन रहा था। फिर अगले सीन में हम जियोंग और जोगैंग को देखते हैं। जियोंग उसे कहता है, तुमने चोई को बचाकर बहुत अच्छा किया, हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जोगैंग पूछता है, तुम्हें उसकी क्यों जरूरत है? तो जियोंग कहता है, इस कहानी का जो क्लाइमैक्स होगा ना, वो मिस चोई से बेटर और कोई रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से वो अपनी रिपोर्टिंग करती है वैसा कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तभी जियोंग के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है। पता चलता है कि योंगिल पुलिस यूनिवर्सिटी में सर्च वारंट लेकर पहुंच चुका था। जियोंग का फ्रेंड पूछता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जियोंग कहता है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। उसी टाइम पर एक ऑफिसर कहता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, पता चल गया है कि वो फोन कहां से ऑन हुआ था। बताया जाता है कि वो फोन प्रेसिडेंट के ऑफिस से ऑन हुआ था। पुलिस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि कमिश्नर ही था, यानी कि जियोंग ने सारा इल्जाम कमिश्नर के ऊपर डाल दिया था। जियोंग ने कुछ ऐसा किया था कि कमिश्नर फंस चुका था। अब पुलिस वालों को ये लग रहा था कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट कमिश्नर ने ही यूज किया है। एक्चुअली में जियोंग ने जाकर उसके ऑफिस से उस फोन को ऑन किया था और वहाँ पर ढूंढते वक्त उसे एक बर्नर फोन मिला था, जो फोन कमिश्नर सामदो से बात करते वक्त यूज करता था। यानी वहाँ पर एक सॉलिड प्रूफ था कि कमिश्नर और सामदो मिले हुए हैं। तभी कमिश्नर वहाँ पर गुस्से में पहुँचता है। वो पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? योंगिल कहता है, ये तुम्हारा फोन है ना? अगर ये तुम्हारा फोन नहीं है तो मैं फॉरेंसिक वालों को हैंडओवर कर रहा हूँ। कमिश्नर कहता है, तुम चाहते क्या हो? तो योंगिल कहता है, मैं सच जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर तुम कुछ कन्फेस करना चाहते हो तो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। योंगिल के वहाँ से जाते ही कमिश्नर किसी को कॉल करता है और योंगिल को मारने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ योंगिल जैसे ही वहाँ से निकलता है तभी एक ट्रक आकर उसके कार को जोर से हिट करती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरफ हम जोह्यून को देखते हैं, जिसे होश आ गया था और वो उठते ही एक्सरसाइज करने लग जाता है। तभी एक आदमी आकर बताता है कि योंगिल की मौत हो चुकी है। ये बात जियोंग को भी पता चल जाती है। अगले सीन में हम सामदो के मैनेजर को देखते हैं। वो लोग मिस चोई को किडनैप करके लेके आए थे। इस तरफ जोह्यून जियोंग से मिलने के लिए आया था। जियोंग कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं बस यही चाहता था कि योंगिल को कमिश्नर के खिलाफ एविडेंस मिल जाए। मैं नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो जाए। लेकिन जोह्यून उसको मारने लग जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि यहीं पर रुक जाओ। जियोंग कहता है, योंगिल की मौत इसीलिए हुई क्योंकि वो एक अच्छा ऑफिसर था और मैंने सोच लिया है कि मैं सबकी जान लूंगा। जोह्यून कहता है, इसके पहले कि तुम किसी को मारोगे वो तुम्हें बहुत ही बेरहमी से मारेंगे। तुम मर भी गए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जियोंग कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, विजिलेंट चाहे सक्सीड करे या फिर फेल हो, कम से कम एक इंसान तो है जो इस चीज को रिपोर्ट करेगा। और अगर किसी को पता नहीं भी चला तो तुम्हें तो पता चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहीं पर रुक जाऊं तो मुझे अभी ही मार दो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि जस्टिस क्या होता है। इसी सीन के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं विजिलेंट के लास्ट एपिसोड पर। एपिसोड 8 के शुरुआत में जोगैंग को पता चलता है कि मिस चोई बहुत दिनों से मिसिंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सामदो के मैनेजर ने मिस चोई को किडनैप कर लिया था और वो लोग उसे बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। वो लोग उससे पूछते हैं कि विजिलेंट कौन है, तो मिस चोई कहती है, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। तो वो आदमी कहता है, तुम विजिलेंट को यूज करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हो। तो मिस चोई कहती है, तुम एक काम करो, तुम मुझे जान से मार दो। तो वो आदमी कहता है, तुम्हारे जैसा टफ इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं है। इतना कुछ सहन करने के बाद भी तुम कुछ बोलने को तैयार नहीं हो। अगले सीन में हम जोगैंग को देखते हैं, जो चोई को ढूंढते ढूंढते उसके फ्लैट में पहुंच गया था, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती। इसीलिए वो जियोंग को कॉल करके बता देता है कि चोई बहुत दिनों से मिसिंग है। अगले सीन में हम सामदो के लोगों को देखते हैं, जो कैश काउंट कर रहे थे। तभी वहाँ पर जोगैंग पहुँच जाता है। उन लोगों को लगता है कि ये विजिलेंट है। अब सारे लोग जोगैंग को
पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं तभी जियोंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अंदर की तरफ एक आदमी था जो सामदो से फोन पर कह रहा था कि मैं सारा पैसा लेकर आ रहा हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है और उस आदमी को मार कर एक मैसेज रीड करने के लिए बोलता है। मैसेज में लिखा था कि कल शाम 7 बजे तक मिस चोई को वर्ल्ड कप स्टेडियम में लेकर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा क्रिप्टो वॉलेट दे दूंगा मिस चोई के एक्सचेंज में, और अगर तुमने उसे नहीं लाया तो मैं सारा क्रिप्टो वॉलेट हान रिवर में फेंक दूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस चोई को सामदो ने किडनैप नहीं करवाया था बल्कि उसके मैनेजर ने करवाया था, और सामदो के मैनेजर और सामदो में बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी। वहीं पर हम देखते हैं सामदो ने अपने ही किसी आदमी को पकड़ के रखा था जो आदमी उसके लिए सालों से काम कर रहा था। वो आदमी उसके सामने बैक करता है और कहता है प्लीज मुझे एक चांस दे दो, लेकिन सामदो उसकी बात नहीं मानता और वो सारे लोग मिलकर उसे जिंदा ही काटने लगते हैं। थोड़ी देर में सामदो अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हें एक ऑफर देने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने मिस चोई को किडनैप किया है और मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जितना पैसा तुम्हें कमिश्नर ने ऑफर किया था उससे 3 गुना ज्यादा। बदले में तुम्हें मिस चोई को मेरे हवाले करना होगा। तो उसका मैनेजर कहता है मुझे पता है कि तुमसे विजिलेंट ने कांटेक्ट किया है, लेकिन तुम्हारा ऑफर इतना भी अच्छा नहीं है। तो सामदो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 5 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। मैं विजिलेंट से अपना वॉलेट वापस ले लूंगा और उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। दूसरी तरफ हम जियोंग और जोगैंग को देखते हैं। उन्हें सामदो के प्लान के बारे में पता चल गया था। वो जानते थे कि सामदो को किसी भी हालत में वो क्रिप्टो वॉलेट चाहिए। उस टाइम पर हम देखते हैं जियोंग का फ्रेंड उन दोनों को दूर से देख रहा था। फिर वो जियोंग से आकर पूछता है इन दिनों तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्लासेस भी मिस करने लग गए हो। क्या तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर नहीं बनना है? अगले सीन में हम जोयुन को देखते हैं। वो उन्हीं दोनों के पास आया हुआ था जिसको उसने बंद करके रखा था। वो उन दोनों को खाना खिलाता है और कहता है ये खाना फ्री का नहीं है, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। इस तरफ सामदो का मैनेजर चोई से कहता है विजिलेंट तुम्हें लेने के लिए आ रहा है और बदले में वो हमें क्रिप्टो वॉलेट देने वाला है। ये सुनते ही चोई जोर जोर से हंसने लगती है। दूसरी तरफ सामदो अपने सारे लोगों को लेकर जा रहा था विजिलेंट को मारने के लिए। अब वो लोग कैमरा में देखने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी इंसान ब्लैक हुडी पहनकर आ रहा होगा वो विजिलेंट होगा। पहले तो उन्हें सिर्फ एक ही इंसान दिखता है जिसने ब्लैक हुडी पहन रखा था। उन्हें लगता है यही विजिलेंट होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ के सारे लोगों ने ब्लैक हुडी पहन रखा था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से असली विजिलेंट है कौन। पता चलता है कि आज यहाँ पर कोई इवेंट होने वाला था और उसी वजह से सारे लोग ड्रेस कोड में थे। जियोंग ने जानबूझकर आज ही इन लोगों को बुलाया था। उसी भीड़ के बीच में हम जियोंग के फ्रेंड को भी देखते हैं। उसी टाइम पर सामदो का मैनेजर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है विजिलेंट जितना स्मार्ट दिखता है ना, उससे कई ज्यादा वो स्मार्ट है। इस तरफ हम देखते हैं जियोंग और जोगैंग ने मिस चोई को देख लिया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जोगैंग ने जियोंग से पूछा था तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? जियोंग बताता है सामदो कमिश्नर को, अपने मैनेजर को और हम सबको मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो खुद सरवाइव कर सके। और चोई को सामदो ने किडनैप नहीं किया है बल्कि उसके मैनेजर ने किया है। जैसे ही फाइटिंग चालू हो जाएगी सामदो को मजबूर कर देना ताकि वो हमारे पीछे आए। प्रेजेंट में हम देखते हैं स्टेडियम में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट चल रहा था। उसी टाइम पर चोई ने जियोंग को देख लिया था। साथ ही में वो गुंडा जियोंग को पहचान जाता है, लेकिन जियोंग को मारने के चक्कर में वो वहाँ के लोगों को मारने लगता है क्योंकि सारे ही लोगों ने ब्लैक पहन रखा था। और मौका पाकर जियोंग चोई को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सामदो को देखते हैं जो सब कुछ समझ चुका था। तभी वहाँ पर जोगैंग पहुँच जाता है। सामदो पूछता है कि तुम हो कौन? तो जोगैंग कहता है मैं वो डीमन हूँ जो इतने दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ा है। तब तक सामदो के सारे आदमी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। पहले तो वो उन्हें बहुत मारता है, फिर सारे लोगों को अपने पीछे भगाने लगता है। फ्लैशबैक सीन में जोगैंग ने जियोंग से पूछा था क्या हम सारे लोगों को अकेले ही मारने वाले हैं? तो जियोंग ने कहा था जैसे ही फाइटिंग चालू हो जाएगी तब जोयुन भी वहाँ पर पहुँच जाएगा और कमिश्नर भी आएगा, क्योंकि मिस चोई ये सारा कुछ लाइव स्ट्रीम करेगी। प्रेजेंट में जियोंग चोई को एक जगह पर लेकर आया था। वो उसे एक फोन देता है और कहता है यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है वो सारा कुछ लाइव स्ट्रीम करो, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम सबको पकड़ सकते हैं। अब जियोंग उस गुंडे को अपने पीछे भगाने लगता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तब तक सामदो का मैनेजर भी वहाँ पर पहुँच गया था और इस तरफ से मिस चोई सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रही थी। ये स्ट्रीम जोयुन ने भी देख लिया था। ये सब देखकर जोयुन भी तैयार होकर वहाँ
से निकल जाता है और साथ ही में उन दो गुंडों को भी अपने साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ जियोंग उनसे लड़ रहा था, तभी सामदो के आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं क्योंकि जोगैंग उन लोगों को अपने पीछे पीछे भगाते हुए लेकर आया था। सामदो अपने सारे लोगों को सबको मारने का ऑर्डर देता है। चोई ने लाइव स्ट्रीमिंग में बता दिया था कि सामदो विजिलेंट को मारने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ से कमिश्नर को भी सब कुछ पता चल गया था। दूसरी तरफ जियोंग सबसे अकेले ही लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पर मिस चोई सबके सामने आ जाती है और कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि विजिलेंट क्रिप्टो वॉलेट यहाँ पर लेकर आया है? अगर वो यहाँ पर मर गया तो तुम्हें वो वॉलेट कैसे मिलेगा? अब वो सारे गुंडे चोई के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जियोंग आकर उसको बचा लेता है। इस तरफ वो मोटा वाला गुंडा जोगैंग को मारने के लिए आया था। इतने में सारे गुंडे उसी को स्टैब करने लग जाते हैं क्योंकि जोगैंग ने उसको एज अ शील्ड यूज कर लिया था। इतने में जोयुन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अपना कार लेकर उस मोटे वाले गुंडे को जोर से हिट करता है। वो अपने साथ उन गुंडों को भी लेकर आया था और वो दोनों गुंडे पुलिस वाले गेटअप में थे। जोयुन अनाउंसमेंट करता है कि पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, अगर तुम लोगों ने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें इंसानों की तरह ट्रीट करूंगा। तभी सामदो का मैनेजर उन दोनों गुंडों से कहता है, तुम दोनों पुलिस वालों के साथ क्या कर रहे हो? अभी के अभी जोयुन को जान से मारो। अब सब लोग दोबारा से लड़ने लग जाते हैं। उसी टाइम पर सामदो मौका पाकर जियोंग को मारने की कोशिश करता है। जियोंग पहले से ही बहुत इंजर्ड था। सामदो जियोंग को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी पहुँच जाता है और सामदो ने उसी आदमी को स्टैब कर दिया था। जियोंग जैसे ही उसकी शक्ल देखता है तो पता चलता है कि ये तो जियोंग का फ्रेंड था। जियोंग उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसका फ्रेंड कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब तक पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच गए थे। जियोंग चोई से कहता है, मेरे फ्रेंड को अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाओ। चोई जियोंग से पूछती है, अब तुम क्या करने वाले हो? पुलिस वाले भी यहाँ पर आ गए हैं। तभी जियोंग का फ्रेंड कहता है, तुम चाहे जो भी कर रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सही कर रहे हो। जितने भी वहाँ पर गुंडे थे सब वहाँ से भागने लगते हैं और जियोंग सामदो को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। जियोंग को भागता हुआ देखकर जोगैंग भी उसके पीछे जाता है। सारे गुंडे जियोंग को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के उस तरफ जाता है तो जोगैंग वहाँ का दरवाजा ही बंद कर देता है और सारे गुंडों से अकेले ही लड़ने लगता है। इस तरफ सामदा और उसके मैनेजर में बहुत ही गंदी वाली फाइट चल रही थी। तभी जोयुन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो गुंडा जोयुन को मारने के लिए आता है। इस तरफ जियोंग ने सामदो की हालत खराब कर दी थी, उसे बुरी तरीके से क्रश कर दिया था। उसी टाइम पर वहाँ का मेन दरवाजा बंद हो जाता है। वहीं पर हम कमिश्नर को भी देखते हैं जो जोर से तालियां बजा रहा था। वो सारे लोगों से कहता है, तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते हो। सामदो कमिश्नर से कहता है, तुम टेंशन मत लो, यहाँ से बाहर निकलने से पहले मैं सबको अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन कमिश्नर उसे ही शूट करके मार देता है। वो जोयुन और जियोंग को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बुलेट्स खत्म हो गए थे। अब वो वहाँ का पंप ऑन कर देता है, जिसकी वजह से अंदर पानी भरने लग गया था। जोयुन और जियोंग पानी के अंदर चले जाते हैं क्योंकि कमिश्नर ऊपर से शूट कर रहा था। वो पानी के अंदर से कोई एग्जिट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर उन्हें एक स्टेयरकेस मिलता है। कमिश्नर अपने गन में बुलेट्स भरता रह जाता है। तब तक जियोंग उसके पास पहुँच गया था। वो कमिश्नर को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। तब तक जोयुन भी वहाँ पर पहुँच गया था। जोयुन कमिश्नर से कहता है, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है क्योंकि तुमने योंगिल का मर्डर किया है। कमिश्नर कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? विजिलेंट तुम्हारे सामने है, इसको जान से मारो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जियोंग बहुत गुस्से में आ गया था, लेकिन जोयुन उसे शांत करता है। वो कहता है, ये सारा कुछ यहीं पर बंद कर दो, और वैसे भी चोई सब कुछ रिपोर्ट करने वाली है, दुनिया को सब कुछ पता चली जाएगा। जोयुन जियोंग से कहता है, मैं तुम्हें प्रूव करूंगा और लॉ अल्टीमेटली वही करेगा जो सही है। कमिश्नर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसी टाइम पर सामदो का मैनेजर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है, मेरा पैसा मुझे कौन देगा? इतना बोलकर वो जियोंग पर अटैक कर देता है और कमिश्नर के पीछे ही गन था। वो मौका पाकर जियोंग और जोयुन दोनों को शूट कर देता है। अब जोयुन को बहुत गुस्सा आ गया था। वो कमिश्नर से कहता है, अब तक मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें तमीज की भाषा आती ही नहीं है। इतना बोलकर वो कमिश्नर को बहुत मारता है। तभी मैनेजर मौका पाकर जोयुन पर अटैक करने जाता है, लेकिन जियोंग उल्टा उसी को स्टैब कर देता है। हम देखते हैं जियोंग और जोयुन दोनों ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। यहाँ का पूरा एरिया टोटल केओस हो गया था। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। अगले सीन में हम मिस चोई को देखते हैं। एक ऑफिसर उससे पूछता है, क्या विजिलेंट नेशनल पुलिस
यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था? तो मिस चोई हाँ कहती है। वो जियोंग का नाम नहीं बताती, बल्कि वो जियोंग के फ्रेंड का नाम बताती है। वो कहती है कि वही विजिलेंट था, यानी कि जियोंग के फ्रेंड की मौत हो चुकी थी। अगले सीन में हम जोगैंग को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा था। वो उठते ही जियोंग को ढूंढने लगता है। वो अपने मैनेजर से पूछता है कि जियोंग कहाँ पर है। तो उसका मैनेजर बताता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने जियोंग को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे वो सब कुछ भी डिलीट कर दिया है। लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया है। तभी वो वहाँ का टीवी ऑन करता है। न्यूज में बताया जाता है कि विजिलेंट और कोई नहीं बल्कि जियोंग का फ्रेंड था। जोगैंग समझ गया था कि ये सारा काम चोई का ही है। जोगैंग कहता है अगर ऐसा है तो मैं और जियोंग मिलकर दोबारा से बुरे लोगों को पनिश कर सकते हैं और ये सब हम अभी शुरू कर सकते हैं। तो उसका मैनेजर कहता है अभी शुरू करना ठीक नहीं होगा, मैंने बहुत ही मुश्किल से सबको ये बताया है कि तुम्हारे कार का एक्सीडेंट हो गया था। अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं, जो टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। अपने फ्रेंड के लिए उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जियोंग की जान बचाते बचाते मर गया, क्योंकि उसने जियोंग की जान तो बचा ली लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाया। उसी टाइम पर हम वहीं पर चोई को देखते हैं। वो जोयुन से कहती है तुम्हें क्या लगता है जियोंग ये सब एक्सेप्ट कर पाएगा? अगर मैंने सच बता दिया होता तो क्या लॉ विजिलेंट का साथ देता या फिर जियोंग के ऊपर एक क्रिमिनल होने का चार्ज लग जाता? वो बताती है कि उसके डैड एक सिविल सर्वेंट थे और उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लग गया, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया था लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। कोई भी मीडिया, किसी भी रिपोर्टर ने सच जानने की कोशिश नहीं करी। इसीलिए मैं एक्साइटेड हो गई थी जब विजिलेंट सबके सामने आया। वो जोयुन से कहती है मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों में कुछ न कुछ तो कॉमन है। फिर अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं, जो न्यूज देख रहा था। न्यूज में बताया जाता है कि मिस चोई ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। चोई ने सबको ये बताया कि कमिश्नर सामदो के साथ मिला हुआ था, लेकिन टीवी पर कोई और ही न्यूज दिखाई जाती है। बताया जाता है कि कमिश्नर ने उस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज करने की कोशिश की और चीफ सेक्रेटरी ने ये अनाउंस किया कि कमिश्नर जो मर चुका है उसे प्रमोट किया जाएगा। यानी कि इतना कुछ होने के बाद भी कमिश्नर को एज अ हीरो दिखाया जा रहा था। सबके सामने वो हीरो बन चुका था। बताया जा रहा था कि उसने सामदो के ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज करने में हेल्प की। यानी कि जियोंग ने जो कुछ भी किया वो सारा कुछ बर्बाद हो चुका था, क्योंकि कमिश्नर सबकी नजरों में महान बन गया था। करंट कमिश्नर बोलता है कि वो एक ऑनरेबल पुलिस ऑफिसर था जिसने क्रिमिनल्स के साथ मरते दम तक लड़ाई की। यानी कि यहाँ पर विजिलेंट को क्रिमिनल बोला जा रहा था। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि उसने अपनी लाइफ को जस्टिस के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, इसीलिए उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे थे कि वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, वो सारा चार्जेस हटाया जाता है। ये सब देखकर जियोंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ में हंसी भी आ रही थी कि जिस सोसाइटी को वो चेंज करने के लिए निकला था, जिन क्रिमिनल्स को वो एक्सपोज करने के लिए आया था, वैसा कुछ भी नहीं हो पाया और इस चक्कर में उसके फ्रेंड की जान भी चली गई। सीरीज के लास्ट सीन में सारे अपकमिंग पुलिस ऑफिसर्स की सेरेमनी चल रही थी, जहाँ पर उन्हें ये ओथ करवाया जाता है कि एज अ पब्लिक सर्वेंट वो लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे और इस कंट्री को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी ड्यूटी फेथफुली निभाएंगे। और इसी सीन के साथ ये बेहतरीन ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। एंडिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि सेकेंड सीजन की पॉसिबिलिटी है। मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।